इस लड़के को मिरर वर्ल्ड रिवर्सल नाम का एक बेहद दुर्लभ छिपा हुआ हुनर मिला है। इसकी मदद से वह अपने किसी भी बेकार हुनर को किसी अविश्वसनीय चीज में बदल सकता है। उदाहरण के लिए उसने अपने वाइन कंट्रोल हुनर को, जिससे लक्ष्य को स्थिर करने की संभावना कम थी, अराजक कांटों में बदल दिया, जिससे दुश्मनों पर कांटे पड़ जाते हैं और भ्रम पैदा होने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन पीछे हटने से पहले ही हमारा एमसी एक महान योद्धा बन चुका था। अनगिनत लड़ाइयों के बाद, जिनसे वह जख्मी और थका हुआ था, अब नायक को अपने सबसे बड़े घाव का सामना करना पड़ता है, अपने सबसे अच्छे दोस्त द्वारा विश्वासघात। ले काल कोठरियों के अचानक प्रकट होने से बदली हुई दुनिया में इन स्थानों से प्राप्त रहस्यमयी शक्तियों को वर्ग कहा जाता है। काल कोठरियों पर विजय पाने के लिए लोग दल बनाते हैं। ली अपने दोस्त को खत्म करने का फैसला करता है, जिसने एसएस रैंक पार कर ली है, क्योंकि उसका मानना है कि साम्राज्य की स्थिरता के लिए ऐसी शक्तिशाली परिवार के पास होनी चाहिए। इसी सोच के साथ ली उसे मारने के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल करता है। लेकिन हमें आश्चर्य होता है कि जब यून की मृत्यु होती है तो उसका छिपा हुआ कौशल मिरर वर्ल्ड सक्रिय हो जाता है और उसकी आत्मा एक झील के भीतर एक दर्पण जैसे लोक में स्थानांतरित हो जाती है। दशकों बाद गुंडों का एक समूह एक लड़के को उल्टा लटकाकर पीटता है और उसका चेहरा जबरदस्ती झील के पानी में डाल देता है। पीड़ित की मदद की पुकार हमारे लड़के की आत्मा तक पहुंचती है, जो उसे गहराई से सुनती है। एक चश्माधारी लड़का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन गुंडों का नेता उसका और पीड़ित दोनों का मजाक उड़ाता है। उस बेवकूफ पर दोष मरता है और उसका मजाक उड़ाता है। अचानक एक काल कोठरी प्रकट होती है, जिससे सभी डर के मारे तित-बितर हो जाते हैं। हालांकि वह बेवकूफ लड़का पीड़ित को खोलने के लिए दौड़ता है, जो अभी भी रस्सी से बंधा हुआ है। काल कोठरी के राक्षस प्रकट होने लगते हैं, हमला करने की धमकी देते हैं। उस महत्वपूर्ण क्षण में पहले डूबा हुआ शिकार जाग जाता है और अपनी शक्ति ग्लेशियल इम्पैक्ट दुश्मन पर छोड़ देता है, जो एक प्रकार की क्षमता है जो लक्ष्य को ठीक करने में मदद करती है। लेकिन सिस्टम उसे सूचित करता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को ठीक नहीं कर सकता जिसका एचपी पहले से ही पूरा हो। इस बीच चश्मा पहने लड़का इस बात से निराश है कि उसका दोस्त एक राक्षस को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। हमारा नायक अपना स्टेटस बार देखता है और पाता है कि उसने यूं के कमजोर शरीर पर कब्जा कर लिया है और उसकी कमजोर क्षमताएं उसे विरासत में मिल गई हैं। उसे याद है कि वह एक शीर्ष योद्धा था और मिरर वर्ल्ड को सक्रिय करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी, जिससे उसकी आत्मा इस रहस्यमयी लोक में पहुंच गई थी। डूबते हुए व्यक्ति की चीखों ने उसे इस नए रूप में पुनर्जीवित कर दिया था। बदला लेने की इच्छा से प्रेरित होकर हमारा नायक दूसरे मौके का फायदा उठाने का संकल्प लेता है। वह बेवकूफ लड़का मदद के लिए यून की ओर मुड़ता है, लेकिन हमारा नायक यह जानकर निराश हो जाता है कि उसके पास कोई मूल्यवान कौशल नहीं है। पिछले यून को सभी ने केवल एक मंत्रोच्चारक समझकर खारिज कर दिया था। इसके बावजूद यून अपनी उम्मीदें मिरर वर्ल्ड कौशल पर टिकाने का फैसला करता है। यह जानने के लिए उत्सुक कि यह कैसे काम करता है, वह इसे सक्रिय करने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम उसे बताता है कि वह आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता। वह एक भूत पर इस कौशल का प्रयास करता है, लेकिन स्तर बहुत कम है। फिर वह इसे भूत के हथियार पर आजमाता है, लेकिन उसे वही परिणाम मिलता है। अचानक एक स्तर 10 का विकृत अधिपति प्रकट होता है और राक्षसों का एक झुंड उसके पीछे पीछे चलता है। चश्मा पहने लड़के को सबसे बुरा डर लगता है। उसे यकीन है कि वे बर्बाद हो चुके हैं, जबकि हमारा लड़का अभी भी दर्पण दुनिया के कौशल में महारत हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा है। अंत में यूं इसे अपने ही एक पर सक्रिय करने की कोशिश करता है। यूं तो बेकार सी लगने वाली क्षमताएं हैं। यूं को यह देखकर आश्चर्य होता है कि वह उलझी हुई लताओं को उलटकर अराजक कांटों में बदल देता है, जिससे राक्षसों में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है और वे एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। इस अफरा-तफरी के बीच विकृत अधिपति को एक और राक्षस मार गिराता है। अंततः हमारे नायक को एहसास होता है कि उसका सबसे बेकार कौशल भी उलटने पर शक्तिशाली बन सकता है। इस खोज से उत्साहित होकर यूं अपनी अन्य क्षमताओं को भी बदलने के लिए उत्सुक है। यूना मिरर वर्ल्ड एसएस की असली ताकत देखकर चकित है। छिपे हुए कौशल को रैंक करें। किसी कौशल को केवल उलटने के बजाय यह वास्तव में समग्र रूप से क्षमता को बढ़ाता है। हमारा लड़का देखता है कि अपने मूल रूप में
उसके कौशल की सफलता दर कम होती और यह केवल 1 सेकंड तक ही टिका। अब वह यह देखने के लिए उत्सुक है कि जब वह अपनी अन्य क्षमताओं को उलटता है तो क्या होता है। वह इसे सशक्त प्रहार के साथ आजमाता है, इसे ट्रिक ब्लेड में बदल देता है, जिसकी अब आक्रमण शक्ति और अवधि दोनों में 10% की वृद्धि होती है। मिरर वर्ल्ड के साथ हमारे नायक को पता चलता है कि वह किसी भी कौशल की आक्रमण शक्ति को बढ़ा सकता है। जैसे जैसे राक्षसों में भ्रम की स्थिति बनी रहती है और वे एक दूसरे को हराते रहते हैं, उसे ढेर सारे अनुभव अंक मिलते हैं और वह तेजी से आगे बढ़ता है। हर स्तर पर उसका एमपी पूरी तरह से बहाल हो जाता है, जिससे उसे प्रयोग करने के और मौके मिलते हैं। इस अराजकता का फायदा उठाते हुए वह अभी भी भ्रमित राक्षसों पर ट्रिक ब्लेड का परीक्षण करता है। हमारा नायक अपने कौशल पर मिरर वर्ल्ड का बार बार इस्तेमाल करता है जब तक कि उसका एमपी 12 तक नहीं गिर जाता। आखिरकार उसके ट्रिक ब्लेड की आक्रमण शक्ति में 120% की वृद्धि हो जाती है और यह 44 सेकंड तक चलता है। जब एक विशाल राक्षस युन पर हमला करता है तो वह उसका सामना करता है और उस पर हमला करता है। अपनी बढ़ी हुई क्षमता से इसे और भी बेहतर बनाइए। इस बीच हमारे नायक अमीर चैटर को इतने सारे राक्षसों से इतनी आसानी से लड़ते देखकर वह बेवकूफ़ लड़का अवाक रह जाता है। ट्रिक ब्लेड से यू पहले से 2.3 गुना ज्यादा शक्तिशाली वार करता है। अचानक काल कोठरी का स्वामी जमीन से उभरता है, लेवल 21 पर ऊंचा। फिर भी हमारा नायक अपनी जगह पर डटा रहता है और काल कोठरी के स्वामी पर अराजक कांटों से हमला करता है। दुर्भाग्य से स्वामी उस कौशल से प्रतिरक्षित साबित होता है और अपने विशाल पंजों से जवाबी हमला करता है। बहादुरी के एक पल में बेवकूफ लड़का आगे आता है। उसे ढाल दो। यह देखकर यूं को अपने पिछले जन्म के एक पुराने साथी की याद आती है जो हमेशा ऐसा ही व्यवहार करता था। हालांकि ढाल ज्यादा देर तक नहीं टिकती और वह बेवकूफ उड़ जाता है। तुरंत हमारा लड़का उसे ठीक करने के लिए दौड़ता है और उस बेवकूफ लड़के से स्वास्थ्यवर्धक औषधि लेने का आग्रह करता है। एक त्वरित रणनीति बनाते हुए हमारा नायक श्याओ जी को प्रतीक्षा करने का निर्देश देता है। ट्रिक ब्लेड पर केवल 8 सेकंड शेष रहते हुए यूं और राक्षसों को मारता है, अतिरिक्त स्तर प्राप्त करता है और अपने एचपी और एमपी को पुनः प्राप्त करता है। वह ट्रिक ब्लेड को पुनः सक्रिय करता है, अपना उत्पाद जारी रखता है और स्तर ऊपर करता है जब तक कि वह अंततः काल कोठरी के स्वामी का सामना करने के लिए तैयार न हो जाए। 12वें स्तर पर पहुंचने पर ट्रिक ब्लेड की आक्रमण शक्ति में अब आश्चर्यजनक रूप से 510% की वृद्धि हो गई है। विभिन्न कोणों से तेजी से आक्रमण करते हुए युन एक अथक हमला करता है और अंततः काल कोठरी के स्वामी को हरा देता है। चियाओ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि वह 5वें स्तर के एक मंत्रोच्चार को काल कोठरी के स्वामी को गिराते हुए देखकर दंग रह गया है। स्वामी की हार के साथ काल कोठरी खाली हो जाती है। जैसे ही यूनी गिराई गई लूट को इकट्ठा करता है, चियाओ जी अभी भी अविश्वास में पूछता है कि वह इतनी जल्दी इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। जवाब में हमारा नायक पूछता है कि क्या वह चियाओ बेन से संबंधित है। चियाओ जी हैरान है कि यूना उसके परदादा का उपनाम जानता है। यूना यह जानकर दंग रह जाता है कि जियाओ असल में बेन का पोता है। हालांकि जहां तक उसे याद है, लुई ने उससे जुड़े सभी लोगों को खत्म कर दिया था। हमारा नायक और जानकारी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन जियाई निराश होकर आगे कोई भी सवाल पूछने से इनकार कर देता है क्योंकि यून भी खुलकर बात नहीं कर रहा है। फिर चियाओ पूछता है कि हमारे नायक ने अपनी शक्तियों को इतने समय तक क्यों छिपाया है, लेकिन जल्दी से बात बदल देता है। बातचीत में उन्हें स्कूल लौटने का सुझाव दिया गया और स्मारक भवन में आने की बात कही गई। संदेह की भावना से हमारा लड़का अभी अपनी पहचान गुप्त रखने का फैसला करता है। स्मारक भवन का जिक्र उसे उत्सुक कर देता है। यह पता लगाने का एक बेहतरीन मौका लगता है कि उसके पिछले जन्म में उसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ था। एक रेल बस में सवार होकर यू देखता है कि अब परिवहन काल कोठरी से प्राप्त उत्पादों पर चलता है। वह काल कोठरी से इतनी सारी चीजें देखकर हैरान रह जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल हो रहा है, जिन चीजों के बारे में वह कभी मानता था कि वे उन खतरनाक जगहों के बाहर कभी मौजूद नहीं हो सकती। उत्सुक होकर वह अपनी सूची से एक चिमेरा हड्डी की अंगूठी मनवाता है और याद करता है कि कैसे अतीत में बची हुई काल कोठरी की चीजें काल कोठरी के साथ ही गायब हो जाती थी।
जाहिर है चीजें बदल गई हैं। स्मारक हॉल में यूं का सामना लुई की एक मूर्ति से होता है, जिसे अब उस नायक के रूप में मनाया जाता है जिसने वर्षों पहले कालकोठरी की तबाही को समाप्त किया था। इतिहास दर्ज करता है कि एक साथ कई कालकोठरियां प्रकट हुई, जिनमें एक दुर्जय एसएसएस श्रेणी की कालकोठरी भी शामिल थी। नागरिकों के लिए रोजाना कष्ट का कारण बना। ली ने एक सेना का नेतृत्व करते हुए इन कालकोठरी पर विजय प्राप्त की, जबकि उसके घनिष्ठ मित्र लुए को देशद्रोही करार दिया गया। हमारा नायक इस अन्याय से क्षुब्ध है। उसे याद आता है कि उसकी सेना ही एसएसएस श्रेणी की कालकोठरी को खाली कराने के लिए जिम्मेदार थी। फिर भी इतिहास उसे बदनाम करता रहता है। इस बीच स्कूल शिक्षक युद्ध में लुई की कठिनाइयों का वर्णन करते हैं और आगे कहते हैं कि प्रसिद्ध नायक डिंगकुन की मदद से लुई विद्रोह को दबाने में सक्षम हुआ। फिर भी युना को कुछ भी याद नहीं है, डिंगकुन नाम का कोई भी। जैसे ही यह सब शुरू होता है, बदमाशों का नेता डिंग शू प्रकट होता है और जियाओ जी और हमारे लड़के दोनों को जीवित देखकर हैरान रह जाता है। उसका दोस्त तुरंत अनुमान लगाता है कि कोई विशेषज्ञ कालकोठरी साफ करने के लिए आसपास ही रहा होगा। छात्र नए कालकोठरी के बारे में जानने के लिए उत्सुक होकर डिंग शू के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। हालांकि डिंग शू उन्हें मुसीबत में डालने के लिए चोवोजू को दोषी ठहराता है। जब चोवो विरोध करता है तो डिंग शू उसे उसकी औकात बताता है और उसका ध्यान बिन बिन उपनाम वाले जियाओइन की एक मूर्ति की ओर आकर्षित करता है, जिस पर उसके अपने पूर्वज हीरो डिंगकुन ने पैर रखा था। अचानक डिंग शू गुस्से से जियाओ पर चिल्लाता है और उस पर अपने पूर्वज का अपमान करने का आरोप लगाता है, जबकि दूसरे छात्र गद्दार ज़ेन के बारे में गपशप करने लगते हैं। स्कूल शिक्षक हस्तक्षेप करते हैं, जियाओ को माफ़ी मांगने का निर्देश देते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि नायक के परिवार ने एक बार उसके परिवार को बख्शा था। वह स्पष्ट करते हैं कि कोई भी गद्दार के वंशज की मदद करने को तैयार नहीं है। जैसे ही डिंग शू बात को और बढ़ाने वाला होता है, हमारा नायक हस्तक्षेप करता है और डिंग शू को लात मारकर नीचे गिरा देता है, जो वो जेर को किसी भी नुकसान से पहले बचा लेता है। सभी छात्र आपस में फुसफुसाने लगते हैं, इस बात से हैरान कि एकमात्र स्तर 5 के गायक ने डिंग शू को गिरा दिया और नायक के परिवार का अपमान किया। क्रोधित होकर डिंग शू युन को पंचिंग बैग कहता है और अपने समूह को उस पर हमला करने के लिए इकट्ठा करता है। हालांकि हमारा लड़का आसानी से उन सभी को सटीक मुक्कों से, यहाँ तक कि खुद डिंग शू को भी धीर कर देता है। नायक का वंशज इतनी आसानी से गिराए जाने के बाद अवाक रह जाता है, जबकि अन्य छात्र फिर से गपशप करने लगते हैं। अब उन्हें यकीन हो गया है कि डिंग शू कमजोर होगा। क्रोधित होकर डिंग शू अपना क्षमता, क्रोध और अपने अग्नि निर्मित हथौड़े को बुलाता है। फिर भी हमारा नायक एक रास्ता खोज लेता है और एक ही सटीक प्रहार से उसे जमीन पर पटक देता है। स्मारक हॉल के गार्ड के आने पर सभी छात्र स्तब्ध रह जाते हैं और सभी को याद दिलाते हैं कि लड़ाई सख्त मना है। शिक्षक स्पष्ट रूप से नाराज होकर हमारे लड़के को उसकी बेशर्मी के लिए डांटता है और व्यवस्था बहाल करने के प्रयास में एक हथियार बुलाता है। शांति से यूं अपनी चिमेरा हड्डी की अंगूठी से हथियार तोड़ देता है और शिक्षक को निष्पक्षता से काम करने की चुनौती देता है, यह सुझाव देते हुए कि वह डिंग शू के परिवार के प्रति पक्षपाती। अपनी अंगूठी की शक्ति का प्रदर्शन करते हुए हमारा नायक शिक्षक को घटना की ठीक से जांच करने के लिए सहमत होने के लिए मजबूर करता है। मन ही मन यूं को एहसास होता है कि यह अंगूठी एक लेवल 21 के स्वामी से मिली एक बुद्ध मात्र है, फिर भी यह लेवल 32 के शिक्षक से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। परिणाम स्वरूप शिक्षक यूं और शियाओ दोनों को स्मारक कक्ष से बाहर जाने देता है। अंदर शिक्षक डिंग शू की देखभाल के लिए एक चिकित्सक को बुलाता है। बाहर आकर हमारा नायक सोचता है कि उसके पतन के बाद उसका कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा और बेन अंततः डिंगकुन द्वारा मार दिया जाता है। उत्सुक होकर वह चोवोजी से तथाकथित नायक डिंगकुन की कहानी साझा करने के लिए कहता है। चोवो बताता है कि डिंगकुन को गद्दार युन की योजनाओं का पता चल गया था और उसने एसएसएस रैंक कालकोठरी के पास एक सेना का नेतृत्व किया, जिससे विद्रोह को दबाने में मदद मिली। हमारे नायक को याद आता है कि कालकोठरी में वास्तव में उसके लोगों का सफाया करने के लिए एक घात लगाया गया था। चियाओ आगे कहता है, डिंगकुन को राजा ने पदोन्नत किया और वह एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया जिसने वर्षों तक दुनिया को ऐसी आपदाओं से बचाने के लिए संघर्ष किया।
विंटरलैंड का महाविनाश। फिर भी हमारे नायक को स्पष्ट रूप से याद है कि विंटरलैंड संकट का समाधान डिंगुन ने नहीं बल्कि उसने किया था। फिर भी वह डिंगुन के हथियार के बारे में जानने को उत्सुक है। चियाओ से बहती हुई बादल तलवार के बारे में बताता है, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर डिंगुन ने खलनायक युन को मारने के लिए किया था। यह खुलासा हमारे लड़के को और भी ज्यादा क्रोधित करता है। न केवल उसकी उपलब्धियां चुरा ली गई, बल्कि उसकी तलवार भी किसी और की किंवदंती का हिस्सा बन गई। अब अपने भीतर दृढ़ संकल्प के साथ युन डिंगुन को हराने का संकल्प लेता है। डिंग परिवार के परिसर के बाहर पहरेदार गश्त कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी नज़र युन और शियाओ जी पर पड़ती है तो वे उन्हें अनदेखा कर आगे बढ़ जाते हैं। जियाओ घबराहट में उन्हें वापस लौटने का सुझाव देता है, क्योंकि वह ड्यूटी पर तैनात पहरेदारों की संख्या से परेशान है। हालांकि हमारे नायक को याद आता है कि डिंगुन अपने ज्यादातर संसाधन और समय एक ऊंची कालकोठरी में बिताता है। आज के जमाने में लोग अपनी मर्जी से कालकोठरी में प्रवेश या निकास नहीं कर सकते। प्रवेश के लिए एक विशेष पास की आवश्यकता होती है। हमारा नायक मानता है कि डिंग परिवार के पास ऐसा पास जरूर होगा। वह इस बारे में उत्सुक है। कड़ी सुरक्षा के बीच चियाओजी बताते हैं कि डिंग परिवार की अपनी निजी कालकोठरी है। आजकल शक्तिशाली व्यक्ति निम्न स्तरीय कालकोठरी खरीद और बेच सकते हैं, जो केवल विशेषाधिकार प्राप्त लोग ही कर सकते हैं। चियाओ आगे कहते हैं कि डिंग पारिवारिक काल कोठरी में राक्षसों को पीसकर तेजी से स्तर बढ़ाता है, जबकि सामान्य छात्र केवल स्कूल की काल कोठरियों से ही अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। निहितार्थ स्पष्ट है, कोई जितना अमीर और शक्तिशाली होगा उसका स्तर उतना ही ऊंचा होगा। अधिकांश नियमित स्नातक 15 से 15 के स्तर पर स्कूल छोड़ देते हैं, 20 साल की उम्र तक, और कई लोग स्नातक होने के बाद कालकोठरी तक पूरी तरह से पहुंच खो देते हैं। केवल कालकोठरी से संबंधित नौकरियों में काम करने वाले ही मध्य आयु तक 30 के निम्न स्तर तक पहुंच सकते हैं। डिंग परिवार के रक्षक लगभग 30 के स्तर के होते हैं, और जो उससे आगे निकल जाते हैं वे अक्सर सैन्य या संघ के पदों पर चले जाते हैं। यह जानते हुए कि किसी भी कालकोठरी में जाने के लिए उसे पास की आवश्यकता होगी, हमारा लड़का अपने विकल्पों पर विचार करता है। जो फिर से सावधानी बरतने का आग्रह करता है और जाने का सुझाव देता है, लेकिन हमारा नायक डिंगकुन और लुई का सामना करने के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। वह देखता है कि रक्षक ऐसा नहीं कर सकते। संभवतः हवेली के हर हिस्से को कवर कर लें, और ज्यादातर लोग आत्मसंतुष्ट दिखाई देते हैं, यह तय करते हुए कि यही उसका मौका है। हमारा नायक दीवार फांदकर कूद जाता है, यह देखते हुए कि ऐसी असुरक्षित जगहों से बच निकलना कितना आसान है। चियाओजू हिचकिचाता है, लेकिन हमारा लड़का उसे एक तरफ खींच लेता है और पूछता है कि क्या वह सचमुच अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। चियाओ मानता है कि वह बदलना चाहता है, हालांकि उसका मानना है कि यह तभी संभव है जब वह किसी गिल्ड में शामिल हो। युना जोर देकर कहती है कि भविष्य का इंतजार करने से बेहतर है कि अभी कदम उठाया जाए। फिर वह चली जाती है और चियाओजी को अपना फैसला खुद करने देती है। कुछ देर बाद, एक पल के विराम के बाद, चोवोजेर खुद को संभालता है और उसका पीछा करता है। मौका देखकर हमारा नायक चोवोजेर को पकड़ लेता है और दोनों मिलकर उस संपत्ति में छलांग लगा देते हैं। वे सफलतापूर्वक डिंग परिवार की निजी कालकोठरी के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं। अंदर उनका सामना 6 से 8वें स्तर तक के राक्षसों से होता है। हालांकि यह कालकोठरी पिछली कालकोठरी से ज्यादा कठिन है, लेकिन इसमें राक्षस कम हैं। हमारा नायक चोवोजी से एक राक्षस का सीधा सामना करने का आग्रह करता है। हालांकि वह अनिच्छुक है, फिर भी राक्षसों के करीब आते ही चोवो अपनी ढाल उठाता है। वह संघर्ष करता है। पहले तो वह अपनी जगह पर डटा रहता है, लेकिन फिर भी अपनी जगह पर डटा रहता है। हमारा लड़का उसे वापस लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसे याद दिलाता है कि वह उस पर नजर रख रहा है। आखिरकार चियाओ हिम्मत जुटाकर हमला करता है और एक राक्षस को हरा देता है। हमारा हीरो देखता है कि शियाओई वाकई काफी प्रतिभाशाली है। उसकी सबसे बड़ी समस्या उसका डरपोक होना है, जिसकी वजह से वह आसानी से बचाव करता है और घबरा जाता है। फिर भी चियाओ की स्थानिक स्थिति की समझ प्रभावशाली है, जिससे वह ज्यादा नुकसान से बच पाता है। जब भी चोवो खुद को भारी पड़ता हुआ पाता है, यूनी राक्षसों को संभालने के लिए कूद पड़ता है। लड़ाई के बाद चोवोजी को एहसास होता है कि उसका स्तर बढ़ गया है। हमारा नायक बताता है
कि अनुभव अंक योगदान के आधार पर वितरित किए जाते हैं। अगर चियाओजी कम से कम राक्षसों को वापस नहीं फेंकता तो उसे ज्यादा फायदा नहीं होगा, भले ही यूं उन्हें खत्म कर दे। चियाओजा बताता है कि वह अपने गुण अंक समान रूप से वितरित करता है, लेकिन हमारा लड़का सलाह देता है कि ढालधारी आमतौर पर चपलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जियाओई अपनी रणनीति समझाता है, अंक समान रूप से बांटता है क्योंकि स्कूल में एक पार्टी मिल जाएगी। धीमी गति से चलने वाले ढालधारियों को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, जिससे राक्षसों पर दूसरों का कब्जा हो जाता है। हमारा नायक समझाता है कि स्तर 60 से आगे उन्नत वर्ग पदोन्नति के लिए विशिष्ट गुण आवंटन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए बेस्टियन फोर्ट्रेस वर्ग को 60 सहन शक्ति और 90 रक्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए यादृच्छिक वितरण काम नहीं करेगा। चोवो को संदेह है कि वह कभी स्तर 60 तक पहुंच पाएगा, लेकिन यूं उसे श्रृंख से आगे लक्ष्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपनी प्रगति पर विचार करते हुए हमारे नायक को पता चलता है कि उसका सहायक वर्ग वापस आ गया है। धन्यवाद। दर्पण दुनिया कौशल। अचानक उसे पता चलता है कि उसकी दर्पण दुनिया की क्षमता का स्तर बढ़ाया जा सकता है, जिससे उन्नति के नए अवसर खुलते हैं। यूनो पूरे कालकोठरी में राक्षसों का सफाया करता रहता है। जैसे ही वह किसी और पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, उसके ट्रिक ब्लेड की अवधि शून्य हो जाती है। फिर भी वह दुश्मन को खत्म करने में कामयाब हो जाता है। यह प्रयास उसे थका देता है, जिससे हमारे लड़के को याद आता है कि उसका वर्तमान शरीर लंबी लड़ाइयों के लिए नहीं बना है। इसके बावजूद उसका स्तर 70 तक पहुंच जाता है और उसे विशेषता अंक और अनुभव दोनों मिलते हैं। मिरर वर्ल्ड स्किल। डिंग परिवार के पहरेदारों को आते हुए देखकर हमारा नायक नजरों से बचने के लिए जल्दी से ऊंची जगह पर कूद जाता है। जो वो सुझाव देता है कि वे पीछे हट जाए क्योंकि अब कुछ ही राक्षस बचे हैं। हमारा नायक सहमत हो जाता है, यह समझते हुए कि पहरेदारों से बचते हुए ट्रिकब्लेड के बूस्ट और अवधि पर नजर रखना बहुत मुश्किल है। वह यह भी बताता है कि हर उल्टा कौशल युद्ध स्थितियों में व्यावहारिक नहीं होता। फिलहाल मिरर वर्ल्ड का स्तर बढ़ाने के लिए उसे अभी भी 30% और अनुभव की आवश्यकता है, और वह सोच रहा है कि यह कितना शक्तिशाली है। कौशल तब बनेगा जब यह दूसरे स्तर पर पहुंच जाएगा। अपनी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए कालकोठरी के स्वामी को खत्म करने का फैसला करते हुए यूं कालकोठरी में और अंदर चला जाता है, जहां रक्षकों के डिटेक्शन कौशल अधिक बार दिखाई देने लगते हैं। अंततः वे कालकोठरी के स्वामी से मिलते हैं, जो जंजीरों में जकड़ा हुआ और नियंत्रण में है। चॉयर के लिए यह पहली बार है कि उसने किसी कालकोठरी के स्वामी को इस तरह से बंधा हुआ देखा है। इतने सारे रक्षकों की मौजूदगी में अब उस पर हमला करने से बहुत अधिक ध्यान आकर्षित होगा, इसलिए हमारा लड़का पहले रक्षकों को खत्म करने का फैसला करता है। वह एक मुखौटा पहनता है और गश्त कर रहे एक गार्ड को तुरंत काबू में कर लेता है, जो तुरंत बात करने को तैयार हो जाता है। गार्ड बताता है कि बूढ़े मालिक के अध्ययन कक्ष में पासों का एक भंडार मिल सकता है। वह जोर देकर कहता है कि वह सच कह रहा है, क्योंकि उसने बूढ़े मालिक और उसके गार्ड को उन पासों के साथ जाते देखा है, जो केवल अस्थायी उपयोग के लिए हैं। बिना मदद के किसी के लिए भी सुरक्षा जांच से गुजरना लगभग नामुमकिन है। यूना उसे अपना सामान खाली करने के लिए कहती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह कुछ छिपा तो नहीं रहा है। बाहर आकर गार्ड बताता है कि डिंग परिवार का लालच उन्हें हर कीमती चीज जमा करने पर मजबूर करता है और पीछे केवल साधारण चीजें ही छोड़ता है। हमारा हीरो गार्ड की स्किल बुक से एक नया हुनर सीख लेता है। वे आंतरिक निवास के किनारे पहुंचते हैं, जहां गार्ड की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डिंग शू को छोड़कर अंदर मौजूद सभी लोग 30 से ऊपर के स्तर के हैं। उन्हें जिम पास की जरूरत है। वे आंतरिक निवास के अंदर रखे हैं, लेकिन परिवार का मुखिया, जो 42 स्तर का है, इस समय अंदर है। बूढ़ा मालिक और तीसरा मुखिया दोनों 50 से ऊपर के स्तर के हैं, किसी काम से बाहर गए हैं। गार्ड जल्द ही दह जाता है और हमारा नायक परिवार के मुखिया को बाहर निकालने के लिए अकेले ही कालकोठरी में वापस जाने का फैसला करता है। जंजीरों में जकड़े कालकोठरी के स्वामी के पास पहुंचकर उसे पता चलता है कि कालकोठरी को स्थिर रखने के लिए स्वामी को ऊंची जंजीरों से बांधा गया है। तंत्र की देखरेख कर रहे एक अकेले रक्षक को देखकर हमारा नायक उसे तुरंत मार गिराता है और स्तर 60 की लड़ाकू जंजीरें प्राप्त कर लेता है। कालकोठरी के स्वामी के अब मुक्त होने और उठने के साथ अराजकता फैलने वाली है। इस बीच बाहर
डींग परिवार का मुखिया रक्षकों को काल कोठरी में भेजना शुरू कर देता है। ध्यान भटकाने वाले इस काम में उसे पूरा विश्वास है। निर्मित हमारा लड़का अधिक सहजता से आंतरिक निवास में प्रवेश करने की तैयारी करता है। डिंग परिवार के परिसर के प्रवेश द्वार पर परिवार का दूसरा मुखिया डिंग हाओ डिंग शू के साथ अपनी कार से बाहर निकलता है। वह अगली गाड़ी में जाता है और विनम्रतापूर्वक युन शा और उसकी सहायक के लिए दरवाज़ा खोलता है, उनका औपचारिक स्वागत करता है। फिर बिना किसी चेतावनी के डिंगहो अपने मेहमानों को आंतरिक महल में ले जाने से पहले पास के एक गार्ड को लात मारता है। दूर से देख रहा चोवो इस दृश्य को समझ जाता है। युना जल्द ही प्रकट होती है और समझाता है कि अंदर का काल कोठरी का स्वामी स्तर 30 का है, इसलिए उसे जिंदा पकड़ना आसान नहीं है, जिससे अराजकता फैल रही है। वह चियाओजू को बताता है कि परिवार के मुखिया का ध्यान भटकाना और उसे व्यस्त रखना जरूरी था। चोवो बताता है कि जिस गार्ड को अभी अभी बाहर निकाला गया है वह असल में उसका चाचा है। हमारे लड़के को पता चलता है कि अतीत में उसके अपने परिवार का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया था, जिससे उन्हें और अपमान सहना नहीं पड़ा। इसके विपरीत जो परिवार ने वर्षों तक अपमान सहा और डिंगुन के आदेशों के तहत बदमाशी और भी बढ़ गई। आखिरकार तो वो परिवार डिंग परिवार का लगभग गुलाम बन गया। उन्हें उनके मूड को समझने और जीवित रहने के लिए संघर्ष करने पर मजबूर होना पड़ा। श्याओ कहता है कि उसके पिता की पीढ़ी ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता अपना विवेक खो बैठे और उसके चाचा डिंग्स के नौकर से ज्यादा कुछ नहीं रह गए। जोखिमों के बावजूद हमारा नायक आंतरिक निवास में प्रवेश करने के लिए दृढ़ है। जो वो विरोध करता है उसे याद दिलाता है कि डिंग शू अंक का पिता एक दुर्जय स्तर 42 अंदर है, लेकिन युना दृढ़ रहती है और जोर देकर कहती है कि जो लोग जोखिम से डरते हैं और ज़रूरत से ज्यादा सोचते हैं वे कभी नहीं आगे बढ़ो। वह चियाओ जूर से कहता है कि अगर वह सचमुच अपनी किस्मत बदलना चाहता है तो उसे कदम उठाना होगा। शियाओई हिचकिचाती है, उसे यकीन नहीं होता कि क्या वे इतनी ताकतवर परिवार के सामने टिक पाएंगे, लेकिन हमारा नायक साहसपूर्वक घोषणा करता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह पूरे साम्राज्य से लड़ने को तैयार है। बिना एक और शब्द कहे वह भीतरी महल में कूद जाता है। अंदर दूसरे मुखिया को एक जरूरी खबर मिलती है कि काल कोठरी का सरदार पागल हो गया है। युन शा किसी और दिन लौटने का प्रस्ताव रखती है, लेकिन डिंग हाओ उसे आश्वस्त करता है कि उसका बड़ा भाई जल्द ही स्थिति का समाधान हो जाएगा। वह यह भी बताता है कि बूढ़ा मालिक और उसका तीसरा भाई उससे मिलने आ रहे हैं और उनके प्रसिद्ध नायक दादाजी भी उससे मिलने के लिए उत्सुक हैं। छत पर हमारा लड़का सोच रहा है कि क्या यह नायक दादाजी को ख्यात नायक डिंगकुन है। वह देखता है कि युन शा का उपनाम भी उसके जैसा ही है और अनुमान लगाता है कि उसका रुतबा जरूर कोई खास होगा। वह पास ढूंढते हुए अध्ययन कक्ष में घुस जाता है। हालांकि उसे कोई पास नहीं मिलता, फिर भी उसे एक डायरी और कई उच्च गुणवत्ता वाली कौशल पुस्तकें मिल जाती हैं। इनमें से उसे एक नई क्षमता मंद आभा प्राप्त होती है जो दुश्मन की गति को 20% तक कम कर सकती है। बाहर चौ आंतरिक निवास को घेरे हुए पहरेदारों को देखता है और हमारे नायक की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो जाता है। वह भागने के बारे में सोचता है, लेकिन अपने परिवार के कष्टों की यादें उसे रोक लेती हैं। एक आश्चर्यजनक साहसपूर्ण कार्य करते हुए चाओजू अचानक पहरेदारों का ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाता है ताकि हमारे नायक का ध्यान भटकाया जा सके। इस अवसर का लाभ उठाते हुए युना खिड़की से बाहर कूद जाती है और चियाओज की नई बहादुरी को पहचान लेती है। वह चिल्लाता है जोर से, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी को पता चल जाए कि उसने जंजीरें और कौशल पुस्तकें प्राप्त कर ली हैं। फिर वह मिरर वर्ल्ड का उपयोग करके अपनी धीमी होती आभा को तेज आभा में बदल देता है। यह महसूस करते हुए कि हमारा नायक काल कोठरी की ओर बढ़ रहा है, डिंगी जल्दी से अपने रक्षकों को उसका पीछा करने का आदेश देता है। दृढ़ निश्चय युना काल कोठरी के स्वामी पर अपनी नजरें गड़ाता है और उसके मिरर वर्ल्ड कौशल को बढ़ाने के इरादे से। सौभाग्य से डिंगी के साथ पिछली लड़ाई के बाद स्वामी अब अपने सबसे कमजोर रूप में है, जिससे हमारे नायक को हमला करने का सही मौका मिल रहा है। युन शा आंतरिक निवास के बाहर शोरगुल सुनता है, लेकिन डिंग हाओ उसे आश्वस्त करता है कि यह बस एक चोर है जो परेशानी पैदा कर रहा है। इस बीच काल कोठरी के अंदर डिंगी जल्दी से अपने पहरेदारों को दूसरी दिशा में मोड़ता है और आगे बढ़ता है।
बदमाशों और तीरंदाजों को अपने पीछे आने का आदेश देता है। हालांकि यूनो अपनी चपलता और गति कौशल का इस्तेमाल करता है, जिससे स्तर 30 के तीरंदाजों और बदमाशों के लिए उनके साथ बने रहना मुश्किल हो जाता है। हमारा लड़का जल्द ही खुद को काल कोठरी के स्वामी के आमने सामने पाता है, जो अब अपंग अवस्था में है और एक मोहर से बंधा हुआ है। अवसर को पहचानते हुए वह अपनी गति बनाए रखता है और कमजोर स्वामी को एक ही निर्णायक प्रहार से ध्वस्त करने का लक्ष्य रखता है। जैसे ही पहरेदार पास आते हैं, हमारा नायक राजक कांटे छोड़ देता है, जिससे पहरेदार भ्रमित होकर एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। वह आसानी से उनके आगे निकल जाता है, यह देखते हुए कि उनके पास वास्तविक टीम युद्ध का कोई अनुभव नहीं है। पहरेदारों और हमारे नायक के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। यह तब तक जारी रहता है जब तक कि डिंगी आखिरकार नहीं आ जाता। कवच पहने और अपनी कुल्हाड़ी लिए डिंगी हमारे नायक पर हमला करता है। शांति से यूं हाइले चेन बुलाता है। वह अभी तक उनके पूरे आंकड़े नहीं देख पा रहा है, लेकिन 60वें स्तर पर भी वे अभी भी दुर्जय हैं। जंजीरों से सील तोड़कर हमारा हीरो कालकोठरी के स्वामी पर कई कोणों से हमला करता है और अंततः उसे खत्म कर देता है। इस जीत के साथ यूं 20वें स्तर पर पहुंच जाता है और उसका मिरर वर्ल्ड कौशल और भी बढ़ जाता है। जैसे ही डिंगी और उसके रक्षक उसे पकड़ने के लिए उसके पास पहुंचते हैं, हमारा हीरो बिना किसी निशान के गायब हो जाता है। अप्रत्याशित रूप से अपने कौशल को सक्रिय करने के बाद वह खुद को मिरर वर्ल्ड के अंदर पाता है। उसे एहसास होता है कि उसके पास इसका इस्तेमाल करने के लिए आधा घंटा है। इस अनोखे स्थान में यूना को तुरंत पता चलता है कि दर्पण जगत के अंदर सब कुछ उल्टा दिखाई देता है। पहले तो उसे लगता है कि यहाँ के रक्षक केवल भ्रम हैं, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि यह पूरी तरह सच नहीं है। जब वह एक दर्पण का टुकड़ा उठाता है तो उसे पता चलता है कि उसे वास्तविक दुनिया में वापस लाया जा सकता है। अब जबकि उसका दर्पण जगत कौशल दूसरे स्तर पर पहुंच गया है, हमारे लड़के को एहसास होता है कि वह इस क्षेत्र से जो कुछ भी प्राप्त करता है उसे निकाल सकता है। वह अपने आंकड़े विंडो की जांच करता है और कौशलों की एक नई सूची देखता है। ये उल्टे रूप हैं उसकी सभी क्षमताएं। हालांकि वह देखता है कि कुछ बुनियादी कौशल अभी भी बंद हैं, इसलिए वह उन्हें अभी सक्रिय नहीं कर पा रहा है। आगे की योजना बनाते हुए हमारा नायक अपनी कक्षा की प्रगति को बेहतर बनाने के लिए शक्तिशाली कौशल संयोजनों का चयन करने का निर्णय लेता है। अचानक वह हवा में तैरती आत्माओं को देखता है, जो बाद में मरे हुए प्राणियों में बदल जाती हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के हमारा नायक उनमें से एक मरे हुए को मार गिराता है और सिस्टम उसे सूचित करता है कि वह उसके साथ एक अनुबंध कर सकता है। उसे एहसास होता है कि एक मरे हुए को हराने के बाद वह उसे वास्तविक दुनिया में ला सकता है, जैसे उसने इकट्ठा किए हुए आईने के टुकड़े। इससे उसके लिए नई संभावनाओं के द्वार खुलते हैं। इस बीच असली दुनिया में कालकोठरी गायब हो गई है। डिंगू और उसके पहरेदार यूं के किसी भी संकेत की प्रतीक्षा में खड़े हैं। वे अनुमान लगाते हैं कि उसने शायद किसी बदमाश के चुपके कौशल का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन बदमाशों में से एक इस विचार को खारिज कर देता है। निराश होकर डिंगी अपने आदमियों को घुसपैठिए को भागने देने के लिए डांटता है। अप्रत्याशित रूप से हमारा नायक उनके ठीक पीछे फिर से प्रकट होता है, क्योंकि आईने में चलने का टाइमर खत्म हो जाता है। डिंग अपने पहरेदारों पर उसे पकड़ने के लिए चिल्लाता है, लेकिन हमारा नायक जल्दी से मरे हुए जीवों की एक सेना को बुलाता है। हालांकि सभी घबरा जाते हैं। एक पहरेदार बताता है कि मरे हुए जीव केवल 20 स्तर के हैं। जैसे ही डिंगी उसे पकड़ने का आदेश देती है, यूं पहले ही भाग चुका होता है। बाहर पहुंचकर हमारे लड़के को पता चलता है कि उसके मरे हुए जीवों का आह्वान अभी भी कुछ कमजोर है, लेकिन वह खुश है कि वह उपलब्ध सबसे शक्तिशाली 20 मरे हुए जीवों के साथ अनुबंध करने में कामयाब रहा। उसे यह भी पता चलता है कि दर्पण जगत की 200 मीटर की अन्वेषण सीमा है, जो उसके भीतर जाने की सीमा को सीमित करती है। दृढ़ निश्चयी इस नई क्षमता का पूरा लाभ उठाने के लिए वह भविष्य में अलग अलग जगहों से दर्पण की दुनिया का पता लगाने का फैसला करता है। तभी वह चियाओजुर को एक पहरेदार द्वारा पकड़े हुए देखता है। यून तुरंत कार्रवाई करते हुए पहरेदार को मार गिराता है और चियाओ को पकड़ लेता है। स्थिति नियंत्रण में आने के बाद हमारा नायक घर लौटता है, अपनी उपलब्धियों का हिसाब लगाने और अपने अगले कदम की योजना बनाने के लिए उत्सुक।
डिंग परिवार के पहरेदार मरे हुए जीवों से लड़ना जारी रखते हैं, और हालांकि उन्हें उन्हें हराना आसान लगता है, राक्षस फिर से जिंदा हो जाते हैं। जल्द ही डिंग परिवार का तीसरा मुखिया डिंगा आता है और बिना किसी प्रयास के सभी मरे हुए लोगों का सफाया कर देता है। वह समझाता है कि इन बुलाए गए जीवों के जादुई अंक खत्म हो जाते हैं और अगर इन्हें कुछ और बार हराया जाए तो ये गायब हो जाएंगे। इस बीच आंतरिक निवास के अंदर डिंग हाओ क्षमा याचना करते हुए बूढ़े गुरु के आगे झुकता है। वह बताता है कि घुसपैठिया एक खिड़की से भाग गया था। बूढ़ा गुरु क्रोधित होकर विलाप करता है कि उन्हें यह भी नहीं पता कि घुसपैठिए कैसे दिखते हैं। डिंग हाओ माहौल को हल्का करने की कोशिश करता है, यह बताकर कि युनशा नायक की काल कोठरी में जाने के लिए सहमत हो गया है। हालांकि बूढ़ा गुरु उसे निर्देश देता है कि घुसपैठियों को खत्म करो और चोरी हुई किसी भी चीज की पूरी तरह से जांच करो। दूसरी तरफ यूना संतोष के साथ नोट करता है कि अब उसके पास एक पास है और उसे बस किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उसे नायक के काल कोठरी में पहुंचा सके। डिंग शू के घर पर हमारा लड़का 20वें स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि उसकी चिमेरा हड्डी की अंगूठी लगभग खराब हो चुकी है। वह 10 से ज्यादा कौशल पुस्तकें, सभी सहायक मंत्र इकट्ठा करने में कामयाब रहा है, लेकिन उसने युद्ध गीत मंत्र पहले ही सीख लिया है, जिसे वह ढाल गीत मंत्र में बदल सकता है। आगे की योजना बनाते हुए हमारा नायक इन कौशलों का उपयोग अपने गुणों को बढ़ाने के लिए करना चाहता है और केवल आंकड़ों के आधार पर समान स्तर के अन्य लोगों की बराबरी या उनसे आगे निकलने का लक्ष्य रखता है। काल कोठरी के स्वामी के ड्रॉप से उसने भ्रष्ट शूरवीर का कवच भी प्राप्त किया। मिरर वर्ल्ड अब दूसरे स्तर पर है और जिन मरे हुए प्राणियों को वह बुला सकता है उन्होंने उसकी युद्ध शक्ति को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा दिया है। फिर भी हमारे नायक के लिए यह पर्याप्त नहीं है। वह जानता है कि अगर उसे कोई उम्मीद रखनी है तो उसे 50वें स्तर तक पहुंचना होगा और एक एस रैंक वाले मरे हुए प्राणी के साथ अनुबंध करना होगा। हीरो डिंकुन जैसे किसी व्यक्ति का सामना करने का यूनो चोवो को आश्वस्त करता है कि डीन परिवार ने कभी उनके चेहरे नहीं देखे, इसलिए पकड़े जाने का खतरा कम है। फिर वह पूछता है कि क्या कोई ऐसी कालकोठरी है जहां किसी शक्तिशाली व्यक्ति की मृत्यु हुई हो। चियाओ हिचकिचाते हुए स्वीकार करता है कि स्कूल की कालकोठरी उस विवरण से मेल खाती है, लेकिन चेतावनी देता है कि अंदर घुसना आसान नहीं है। हमारा नायक उसे आश्वस्त करता है कि उसके अपने तरीके हैं। बाद में अपने स्कूल शिक्षक के निजी आवास पर हमारा लड़का शिक्षक को 2 कौशल पुस्तकों की रिश्वत देता है। शिक्षक कहता है कि वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कालकोठरी हाल ही में स्नातक छात्रों के लिए खोली गई है। वह समझाता है कि अगर शिक्षक की सिफारिश हो तो छात्र किसी टीम में शामिल हो सकते हैं। शिक्षक की मदद से हमारा नायक अनुमति प्राप्त करता है और जल्द ही खुद को स्कूल की कालकोठरी के प्रवेश द्वार पर पाता है। अन्य छात्र इकट्ठा होते हैं, स्तर बढ़ाने की योजना बनाने के लिए उत्सुक। जैसे ही यू दृश्य का निरीक्षण करता है उसे आभास होता है कि कुछ ठीक नहीं है। उसे पता चलता है कि वह बहादुर कालकोठरी नायक की ओर से स्कूल को एक उपहार थी। जियाओ बेचैन होकर अंततः बताता है कि यही वह जगह है जहां नायक ने तथाकथित गद्दार जियाओन का बहादुरी से वध किया। स्कूल शिक्षक चेतावनी देते हैं कि कालकोठरी का स्तर ऊंचा है और एक अन्य छात्र सी को समूह की देखभाल करने के लिए नियुक्त करते हैं। सी बड़बड़ाता है लेकिन निर्देशों का पालन करता है। हमारे नायक और जियाओई को पीछे रहने के लिए कहता है। जोर शोर से तैयारियों के बावजूद हमारा नायक स्तर 2040 कालकोठरी से मिल रहे खतरनाक एहसास से छुटकारा नहीं पा रहा है। कालकोठरी के अंदर जेड तुरंत युनशा और युन यिन को पहचान लेता है। वह बताता है कि वे निचले स्तर पर हैं। ग्रेड फिर अपना ध्यान युन और श्याओ जी की ओर मोड़ता है, यह देखते हुए कि वे भी निम्न श्रेणी के हैं। शेखी बघारते हुए सी दावा करता है कि वह लड़कियों के आसपास ज्यादा ऊर्जावान महसूस करता है और चाहता है कि युनशा और युन येन उसके साथ रहें। उसका एक साथी उसे याद दिलाता है कि वे दोनों लेवल 30 से काफी ऊपर हैं, उसकी श्रेणी से बहुत दूर। अप्रत्याशित रूप से युनशा और युन हमारे लड़के के पास आते हैं। वह तुरंत युनशा को वही मेहमान पहचान लेता है जिसे उसने डीन परिवार की संपत्ति पर देखा था और सोचता है कि वह यहाँ क्यों आई है। युनशा सहजता से उसकी आवाज की तारीफ करती है, यह बताते हुए कि उसने उसे स्मारक पर देखा था। हॉल में फिर झुककर चुपचाप स्वीकार करती है
कि उसने कल डीन परिवार के घर पर उसे पहचान लिया था। अचानक हमारा नायक हैरान रह जाता है कि वह उसे सिर्फ 2 बार बातचीत करके कैसे पहचान पाई। उपकरण बदलने के बाद युन शा और युन यिन आगे बढ़ जाते हैं। इससे हमारे नायक को एहसास होता है कि डिंगशु ने कल भी उनकी आवाज़ें पहचान ली होंगी। अपनी पहचान उजागर न करने के लिए युन शा और युन यिन का बदला चुकाने के लिए हमारा लड़का चुपचाप उन्हें सावधान रहने की चेतावनी देता है, यह समझाते हुए कि यह काल कोठरी उसे खतरनाक माहौल। युन शा चेतावनी के लिए उसे धन्यवाद देती है, लेकिन आत्मविश्वास से उसे आश्वस्त करती है कि वह अपने वर्तमान स्तर पर चिंतित नहीं है। यह देखकर जी का समूह स्तब्ध रह जाता है और जल्दी से युन के चारों ओर इकट्ठा हो जाता है, युन शा से परिचय के लिए उत्सुक। हमारा नायक उनकी जिज्ञासा को दूर करता है और काल कोठरी के अंदर आगे बढ़ जाता है। जी और उसका समूह बहस करते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि युन और चियाओ को अकेले नहीं जाना चाहिए। अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करते हुए जी दावा करता है कि वह युन शा के करीब है, इसलिए उसका स्तर कम नहीं हो सकता। वह अपने साथियों को याद दिलाता है कि उनका मुख्य लक्ष्य क्रिस्टल इकट्ठा करना है और उन्हें सुझाव देना है कि वे कम ग्रेड वाले बच्चों को नज़रअंदाज करें क्योंकि सभी में संकट की स्थिति है। जेड मन ही मन उम्मीद करता है कि हमारा नायक अति आत्मविश्वास के कारण खुद को मार डालेगा। इस बीच डिंग शु काल कोठरी के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ता है और शिक्षक से उस टीम के बारे में पूछता है जो अभी अभी अंदर आई है। उसे याद आता है कि कैसे उसके बड़ों ने उसकी चिंताओं को खारिज कर दिया था जब उसने उन्हें बताया था कि यूं और शियाओ जूही परिसर में घुसे थे। उसके पिता को लगा कि डिंग शु अभी भी स्मारक हॉल की घटना को लेकर परेशान है, जबकि परिवार के मुखिया ने जोर देकर कहा कि छात्र इतने सारे पहरेदारों से बच नहीं सकते। तीसरे मुखिया ने सबूत मांगे और बूढ़े गुरु ने डिंग शु को तुरंत बर्खास्त कर दिया। अब खुद को साबित करने के लिए बेताब डिंग शु एक शिक्षक को पकड़ लेता है और काल कोठरी में जाने की जिद करता है। युना राक्षसों का सफाया करने में व्यस्त है कि अचानक एक राक्षस ने भयंकर हमला कर दिया। तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए चोवोजू हमारे लड़के के चारों ओर ढालों का एक समूह बुलाता है और प्रोत्साहन भरे शब्द चिल्लाता है, जिससे उसके आंकड़े बढ़ जाते हैं। इस समर्थन की बदौलत हमारा नायक राक्षस को हराने में कामयाब हो जाता है। नतीजतन उसका स्तर 21 तक पहुंच जाता है, जबकि चावर 11वें स्तर पर पहुंच जाता है। चावो ने अभी जिन कौशलों का इस्तेमाल किया है वे डिंग परिवार की कौशल पुस्तकों से हैं, जो उसे कठिन दुश्मनों के खिलाफ भी एक प्रभावी सहयोगी बनाते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, हमारे नायक को ओब्सिडियन बीस्ट नामक एक दुर्लभ राक्षस की याद आती है। अगर वह उसे हरा देता है तो वह सहायक प्रकार का कौशल गुरुत्वाकर्षण खींचाव प्राप्त कर सकता है, जो उसके उल्टे कौशलों में पहले से ही सूचीबद्ध है। वह उस स्थान को खोजने के लिए भी उत्सुक है जहां एक शक्तिशाली व्यक्ति कभी युद्ध में मारा गया था। आखिरकार वे क्रिस्टल पिलर कैनियन पहुंचते हैं, जहां उच्च श्रेणी के चमकदार पत्थर के जानवरों का एक समूह रहता है। युना देखती है कि ये राक्षस कम से कम 1 किलोमीटर दूर चले गए हैं और उन्हें एक घुमक्कड़ प्रकार के रूप में पहचानती है। सामान्य राक्षसों के विपरीत ये जीव स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं और अधिक शक्तिशाली होते हैं। हमारा नायक याद करता है कि शुरुआती दिनों में इस प्रकार के राक्षसों का सामना करना लगभग आत्मघाती था। वे काल कोठरी से भी निकलकर मानवता को आतंकित करते थे। हालांकि उन्हें हराने से ज्यादा अनुभव अंक और बेहतर लूट मिलती है। नियमित शत्रु दीप्तिमान पत्थर के जानवर दुर्जय हैं, इसलिए यू पहले उनकी क्षमताओं का परीक्षण करने का निर्णय लेता है। उसे जल्दी ही पता चल जाता है कि वे लगातार खुद को ठीक कर सकते हैं। जब राक्षस हमला करते हैं तो शियाओई की ढाल भी पर्याप्त नहीं होती। हमारा लड़का घायल है और उसकी गति ही उसे चकमा देने में मदद नहीं कर सकती। पीछे हटने के लिए मजबूर होकर वह अपनी मरे हुए सैनिकों को सुरक्षा के लिए बुलाता है और चियाओ जी के हालिया स्तर में वृद्धि से प्राप्त रक्षा वृद्धि पर निर्भर रहने का निर्णय लेता है। बाद में एक निचले स्तर के ग्राइंडिंग जोन में चोवोजी कुछ राक्षसों से लड़ने के लिए आगे आता है। हमारा नायक देखता है कि ज्यादातर वर्ग सुरक्षा के लिए ढालधारियों के पीछे छिपते हैं। डिंग परिवार की काल कोठरी में समय बिताने के बाद चियाओ जी ने अपने अंक रक्षा में लगा दिए हैं और लूटे गए कवच के साथ मिलकर अब उसके पास एक कुशल ढालधारी के लिए आवश्यक मूल क्षमताएं हैं। युना उसे आने वाले हमलों की दिशा में अपनी ढाल घुमाने का प्रशिक्षण देती है। अभी भी सीख रहा है
चौवोजूर एक रास्ता छोड़ देता है और एक राक्षस उसे एक क्रिस्टल से टकरा देता है। हमारा नायक तुरंत उस राक्षस को खत्म करने के लिए कूद पड़ता है और चियाओजू को आगे के हमलों पर नजर रखने की सलाह देता है। वह अपने दोस्त को प्रोत्साहित करता है, उसे याद दिलाता है कि वह हमेशा अपने पीछे चल रहे साथी पर ध्यान रखे। साथ मिलकर वे कई राक्षसों को हरा देते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए यूं 22वें स्तर पर पहुंच जाता है, जबकि चाओ 15वें स्तर पर पहुंच जाता है। आखिरकार चाओ जी एक कौशल पुस्तक से एक नया कौशल सीखता है, ढाल कवच, जो उसकी ढाल में एक बाहरी परत जोड़ता है। इस उन्नयन के साथ हमारे लड़के को विश्वास हो जाता है कि आखिरकार उनके पास भटकते राक्षसों से निपटने के लिए जरूरी चीजें आ गई हैं। इस बीच शिक्षकों का एक समूह देखता है कि ऊंची जगहों से भटकते हुए राक्षस। जब एक छात्र संकट संकेत भेजता है तो शिक्षक हस्तक्षेप करने पर विचार करते हैं, लेकिन भटकते हुए प्रकार की उपस्थिति से सावधान रहते हैं। एक शिक्षक पीछे रहने के लिए स्वेच्छा से तैयार हो जाता है, लेकिन यूं पास आता है और प्रस्ताव देता है कि वह और जियाओ भटकते हुए प्रकार पर नजर रख सकते हैं। वह तर्क देता है कि संकट संकेत इन जीवों से संबंधित हो सकता है और बचाव के लिए सिर्फ 2 शिक्षक पर्याप्त नहीं होंगे। उसके विश्वास पर भरोसा करते हुए शिक्षक सहमत हो जाते हैं और उन्हें राक्षसों के बहुत पास न जाने की चेतावनी देते हैं। हालांकि हमारे नायक को यकीन है कि ये राक्षस उससे और जियाओई से बच नहीं पाएंगे। युना एक भटकते हुए राक्षस से भिड़ती है और जियाओई पीछे से उसका साथ देती है। एक मौका देखकर हमारा लड़का तेजी से उस जीव को खत्म कर देता है। जीत के बावजूद वह यह देखे बिना नहीं रह पाता कि वह अभी भी अपने पिछले जन्म की ताकत से कितना दूर है। मिरर वर्ल्ड द्वारा उसके हमले को बढ़ाने के बावजूद उसके सहायक वर्ग का मूल हमला काफी कम रहता है। एक और राक्षस को खत्म करने और ड्रॉप्स इकट्ठा करने के बाद हमारा नायक लेवल ऊपर जाता है और एक क्रिस्टल लंबी तलवार प्राप्त करता है, जो उसकी कमजोर आधारभूत आक्रमण शक्ति की भरपाई करने में मदद करेगी। वह गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के लिए कोई कौशल पुस्तक न मिलने से थोड़ा निराश है, यह महसूस करते हुए कि ऐसे दुर्लभ कौशलों के गिरने की दर काफी कम होगी। अचानक एक शिक्षक दल से एक विशेष श्रेणी का संकट संकेत आकाश को रोशन करता है। दूसरी ओर गोरी शिक्षक लीली एक तंग जगह में अपने छात्रों को बचाने के लिए संघर्ष करती है, क्योंकि भटकते हुए राक्षस पास आ रहे हैं। दूसरी ओर कई छात्र और शिक्षक अपनी ढालों के पीछे से इस अराजकता को देख रहे हैं। इस हंगामे को लेकर उत्सुक यूनशॉप पूछता है कि क्या हो रहा है। एक शिक्षक बताता है कि वे संकट संकेत का अनुसरण करते हुए एक गुफा तक पहुंचे जहां कई लोग फंसे हुए हैं। वह युनशा से सहायता मांगता है और वह तुरंत अपने कौशल का उपयोग करके समूह को मजबूत करती है। युन यिन के साथ मिलकर वह एक भटकते हुए राक्षस को आसानी से मार गिराती है। दूर से देखते हुए हमारा नायक युनशा और युन यिन के प्रभावशाली कौशल और उपकरणों को देखता है। स्थिति के बारे में जिज्ञासा से प्रेरित होकर गुफा के अंदर वह चियाओजी को निर्देश देता है कि जब तक वह आगे की जांच पड़ताल करता है तब तक वह दूसरों के साथ रहे। दर्पण जगत में प्रवेश करते हुए यूं को पता चलता है कि अब वह अपनी इच्छानुसार इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है, जो डीन परिवार वाली घटना के बाद वह नहीं कर पा रहा था। दर्पण जगत के अंदर वह देखता है कि लोगों के प्रतिबिंब होते हैं जबकि राक्षसों के नहीं, और उसे एक राक्षस की लाश दिखाई देती है, जिससे पुष्टि होती है कि इस आयाम में केवल वही भौतिक रूप से मौजूद है। गुफा में प्रवेश करते हुए हमारा नायक जेड और उसके समूह को पाता है, जिससे उसे शक हुआ कि इन्हीं लोगों ने भटकते हुए लोगों को इस इलाके में इकट्ठा होने के लिए उकसाया था। उत्सुकतावश वह गुफा में और अंदर घुसता है और शांति का मूल कारण ढूंढता है, जब तक कि उसे अंततः एक असामान्य चीज नहीं मिल जाती। हमारे नायक को जल्द ही पता चलता है कि जेड और बाकी लोग गुफा में क्यों आए थे, और वह था वहां मौजूद एक विशेष क्रिस्टल अयस्क। बाहर पाए जाने वाले सामान्य क्रिस्टलों के विपरीत इन अयस्कों का मूल्य कहीं अधिक होता है। इनका उपयोग उन्नत उपकरण और अनोखी वस्तुएं बनाने में किया जाता है, जिससे ये और भी ज्यादा मूल्यवान हो जाते हैं, सोने से भी ज्यादा कीमती। जब यूना एक दर्पण क्रिस्टल अयस्क उठाता है तो उसे एहसास होता है कि अगर उसे दर्पण की सतह मिल जाए तो वह दर्पण की दुनिया से असली दुनिया में लौट सकता है। आगे की खोज करने का फैसला करते हुए
हमारा लड़का देखता है कि इस अयस्क का एक हॉल किसी को अरबपति बना सकता है। इस बीच असली दुनिया में यूनशा और यून इन गुफा तक पहुंचने के लिए लड़ते हैं, भटकते राक्षसों को हराकर बचाव के लिए रास्ता साफ करते हैं। फंसे हुए समूह तक पहुंचने पर वे सभी को सतर्क रहने की चेतावनी देते हैं, क्योंकि उन्हें आगे भी लड़ते रहना होगा। बच निकलते हैं। हालांकि इससे पहले कि वे फिर से संगठित हो पाते, और भी भटकते हुए जीव आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। दर्पण की दुनिया में वापस यूं अचानक एक क्रिस्टल कोर पर ठोकर खाता है, एक दुर्लभ खजाना जिसे बनने में योग लगते हैं, जो काल कोठरी के सभी विशेष उत्पादों के क्रिस्टलीकृत सार का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी कीमत जानकर हमारा नायक जल्दी से इसे इकट्ठा कर लेता है। क्रिस्टल कोर का उपयोग करने से उसकी सहनशक्ति और मन की वसूली बढ़ेगी, लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वह है इससे मिलने वाली 20% प्रकाश और विद्युत क्षति में कमी, 1% आधारित कमी जो दुर्लभ भी है। शीर्ष स्तरीय उपकरणों में से एक। यह हमारे नायक को सतर्क करता है। उसे संदेह है कि क्रिस्टल अयस्क की तरह इस तरह के छिपे हुए खजाने को प्राप्त करने से संभवतः एक कहीं अधिक शक्तिशाली राक्षस आकर्षित होगा। वह जाने से पहले क्रिस्टल कोर का उपयोग करने का निर्णय लेता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ऐसा करने में उसके दर्पण में चलने के समय के 10 मिनट खर्च होंगे। इस बीच वास्तविक दुनिया में एक विशाल राक्षस अचानक प्रकट होता है। कुछ छात्रों का मानना है कि यह एक भटकने वाला स्वामी है। अन्य सोचते हैं कि यह कालकोठरी का छिपा हुआ बॉस हो सकता है। भटकने वाला स्वामी प्रकट होता है, एक दुर्लभ छिपा हुआ बॉस, यहां तक कि किसी कालकोठरी के स्वामी से भी ज्यादा शक्तिशाली और वहां मौजूद किसी भी शिक्षक की क्षमता से परे। छात्र और शिक्षक अपनी ढालों के पीछे इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन आसपास के भटकते हुए जीवों के लगातार हमलों से दहशत फैल जाती है। यूनशा सभी को शांत करने की कोशिश करती है, यह सुझाव देते हुए कि वे आगे घाटी से भाग सकते हैं। वह एक बफ सक्रिय करती है और ले नेतृत्व संभालती है, समूह को आगे ले जाती है, क्योंकि वे अपनी ढालें हिलाते हैं और राक्षसों से लड़ते हैं। दुर्भाग्य से भटकता हुआ स्वामी अपना युद्ध घोष रैली शुरू करता है और भी भटकते हुए जीवों को बुलाता है। काल कोठरी के भीतर गहराई में फिर यह एक शक्तिशाली बफ डालता है, जिससे उसके अनुचरों के आंकड़े बढ़ जाते हैं। राक्षस और भी अधिक दुर्जय हो जाते हैं और इस अफरा-तफरी में एक शिक्षक का शीघ्र ही सफाया हो जाता है। संघर्ष के बीच यूना ढाल रक्षकों और उपचारकों को एक दूसरे का साथ देने का निर्देश देती है। अप्रत्याशित रूप से एक लबादाधारी शिक्षक घबरा जाता है और राक्षसों के बीच से भागते हुए अकेले भागने की कोशिश करता है। ले तुरंत बदमाशों को पीछा करने से रोकता है, चेतावनी देता है कि उनके चुपके कौशल उन्हें पार करने के लिए पर्याप्त समय तक नहीं टिकेंगे। दुर्भाग्य से भटकता हुआ स्वामी, एक विनाशकारी हमला और लबादाधारी शिक्षक का सफाया, हालात और भी बदतर होते हैं। आगे की घाटी ढह जाती है, जिससे छात्र निराशा में डूब जाते हैं। जैसे ही भटकता हुआ स्वामी दूसरे बड़े हमले की तैयारी करता है, यूनशा और यूनयेन अपनी बेहतरीन ढालें इकट्ठा करते हैं। साथ मिलकर वे वार को रोकने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ढालें स्थिर रहती हैं। उन्हें न तो हिलाया जा सकता है और न ही दोबारा सुसज्जित किया जा सकता है, इसलिए वे बस कीमती समय खरीद रहे हैं। वह उसकी उलझन को बयां करती है, यह सोचकर कि एक भटकता हुआ स्वामी स्कूल की काल कोठरी में क्यों दिखाई देगा, जबकि एक अन्य छात्र इस आपदा के लिए खुद को दोषी मानता है। इस बीच ले को यह देखकर राहत मिलती है कि जो छात्र स्वेच्छा से भटकते हुए लोगों पर नजर रखने आए थे, उन्हें सुरक्षित माना जा रहा है। लेकिन अचानक उसकी नज़र समूह में चोवोजी पर पड़ती है, जिससे वह स्तब्ध रह जाता है। जैसे ही ढालें टूटने लगती हैं, ले लगभग एक हमलावर राक्षस के हमले का शिकार हो जाता है। शियाओजी आगे आता है, उसे बचाने के लिए समय रहते अपनी ढाल बुलाता है और ले को एक और प्रहार से बचाता है। अंततः चोवोजी के कवच सहित सभी ढालें टूट जाती हैं और राक्षस मारने के लिए करीब आ रहे हैं। जैसे ही स्थिति गंभीर होती जाती है, यूं आता है और हमलावर राक्षसों को तेजी से खदेड़ देता है। वह चियाओजू की बहादुरी की प्रशंसा करता है और शांति से सभी को आश्वस्त करता है कि वह यहां से स्थिति संभाल लेगा। दर्पण की दुनिया में रहते हुए यूं को एहसास हुआ कि मूल क्रिस्टल कोर अभी भी वास्तविक दुनिया में मौजूद है, जिसका अर्थ है कि वह दोनों संस्करणों को इकट्ठा करके अपने लाभ को दोगुना कर सकता है। हालांकि
एक क्रिस्टल निकालने में 10 मिनट का दर्पण चलना समय लगेगा। प्राथमिकता देते हुए हमारा लड़के ने सबसे कीमती कोर पकड़ा और उससे अपने आंकड़े बढ़ाए। अचानक उसे खतरे का एहसास हुआ। आगे जोखिम न उठाने का फैसला करते हुए वह जल्दी से वापस लौटा और पाया कि जब तक उसका मिरर वॉक टाइम खत्म नहीं हो जाता तब तक वह मिरर वर्ल्ड में आज़ादी से आ जा सकता है। गुफा से बाहर निकलकर असली दुनिया में वापस आते ही यूं को भटकते हुए लोगों की एक विशाल भीड़ और एक भव्य भटकते हुए स्वामी का दर्शन हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के हमारा नायक जियाओ और दूसरे छात्रों के पास पहुंचा। उसने कुशलता से एक दर्पण की दुनिया में अंदर बाहर फिसलकर राक्षस को मार गिराया। इस समय हमारा नायक 24वें स्तर पर था। उसकी कुल जादुई शक्ति 140 थी और उसकी रिकवरी दर 2.6% थी। उसकी आक्रमण शक्ति भी बढ़ रही थी। फिर भी भटकता हुआ स्वामी एक दुर्जय खतरा बना रहा। दर्पण की दुनिया से होते हुए छात्रों के पास पहुंचकर यूं उनके सामने फिर से प्रकट हुआ और तुरंत राक्षसों का सफाया करना शुरू कर दिया। ज्यो की प्रशंसा करने के बाद वह वास्तविकताओं के बीच दौड़ता रहा, हर बार प्रवेश और निकास पर दुश्मनों को मारता रहा। भटकने की निरंतर लहर को संभालने के लिए प्रकारों के अनुसार उसने युनशा और शियाओ जी से बफ्स मांगे, जिन्होंने तुरंत उनकी बात मान ली। ऐसा लग रहा था कि राक्षसों का कोई अंत नहीं है, लेकिन क्रिस्टल कोर की बदौलत हमारे नायक को विश्वास था कि वह टिक सकता है। हालांकि जब उसने अराजक कांटों को छोड़ा तो उसने पाया कि राक्षस प्रतिरक्षित थे। चारों ओर शिक्षक और छात्र अविश्वास से युन को उसकी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन करते हुए देख रहे थे। उसके द्वारा पराजित प्रत्येक राक्षस और भी अधिक अनुभव लेकर आया और उसने जल्दी ही फिर से अपना स्तर ऊपर कर लिया, यह महसूस करते हुए कि वह इस लड़ाई में कितनी तेजी से आगे बढ़ सकता है। युनशा उसकी ताकत देखकर दंग रह गई। यकीन नहीं कर पा रही थी कि यह वही इंसान है जिसे उसने कभी चोर समझकर खारिज कर दिया था। आईने की दुनिया और हकीकत के बीच बहरेपन से बदलते हुए हमारे नायक ने एक के बाद एक राक्षसों का खात्मा किया, जिससे उसका स्तर 28 तक पहुंच गया। लेई ने दूसरों को यह कहकर आश्वस्त करने की कोशिश की कि युन तो बस एक छात्र है, लेकिन उसकी प्रतिभा को नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। दुर्भाग्य से भटकते हुए स्वामी ने एक और विनाशकारी हमला किया। हमारा नायक बाल बाल बच गया, यह जानते हुए कि सीधा प्रहार जानलेवा होगा। स्वामी की चाल ने खतरे को बढ़ा दिया। आखिरी 2 ढालों की दीवारें, अगर वह और करीब आता तो वे भी ढह जाती। तात्कालिकता को भांपते हुए ले ने सभी से आग्रह किया कि जब तक राक्षस कम हैं तब तक वे आगे निकल जाए। फिर भी छात्र और शिक्षक झिझक रहे थे, इस चिंता में कि ढालों को हिलाने से वे और भी खतरे में पड़ जाएंगे। आगे बढ़कर यू ने एक उपाय सुझाया। वह भटकते हुए स्वामी का ध्यान आकर्षित करेगा, जिससे बाकी सभी को भागने का मौका मिल जाएगा। लेई ने अपनी चिंता व्यक्त की, लेकिन हमारा लड़का जानता था कि भटकते हुए स्वामी को बिना रोक टोक छोड़ने से और भी बड़ी तबाही होगी, क्योंकि और भी राक्षस इकट्ठा करो और अंततः बाहरी दुनिया में पहुंच जाओ। दृढ़ निश्चय के साथ युना ने मन बना लिया। वह भटकते हुए स्वामी को खत्म करने वाला था। युन द्वारा भटकते हुए स्वामी का ध्यान आकर्षित करने पर शिक्षक और छात्र भागने का अवसर पाकर भाग जाते हैं। लेई की योजना है कि सभी जल्दी से भाग जाए, इस उम्मीद में कि हमारा लड़का भी बच निकलने में कामयाब हो जाएगा। इस बीच असहाय महसूस कर रहे चोवो को हमारे नायक के भाग्य की चिंता हो रही है। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, युना भटकते हुए स्वामी पर वार करके अपने स्तर को ऊपर उठाता है। अलग अलग कोणों से जब लॉर्ड एक शक्तिशाली हमले का जवाब देता है तो हमारा नायक दर्पण की दुनिया में छिप जाता है, फिर एक और वार करने के लिए बाहर निकलता है। हालांकि उसे जल्द ही पता चलता है कि भटकता हुआ लॉर्ड हर वार के बाद तुरंत ठीक हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उसे एक नई रणनीति की जरूरत है, इसलिए वह लॉर्ड के सिर में लगे क्रिस्टल को निशाना बनाने का फैसला करता है। पहले मिले बफ कम होने लगते हैं और वह जानता है कि उसका एम्प्टी ट्रिपलेट ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। जल्दी ठीक होने के लिए दृढ़ संकल्पित, वह जितनी जल्दी हो सके खुद को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। दुर्भाग्य से भटकता हुआ स्वामी उसकी चालों का अंदाजा लगाने लगता है और दर्पण की दुनिया में आते जाते समय भी उस पर नजर रखता है। एक बड़े लगातार हमले के दौरान हमारे लड़के को एक जोरदार चोट लगती है और वह घायल हो जाता है। वह समझता है कि दर्पण की दुनिया पर निर्भर रहना जोखिम भरा है, क्योंकि वहां उसका समय कम होता जा रहा है।
और मरे हुए जीवों को बुलाना भी कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वे उसके एमपी को भी खत्म कर देते हैं। अचानक युन शाह द्वारा बुलाई गई एक विशाल ढाल प्रकट होती है। हमारा नायक उसे देखकर दंग रह जाता है। चियाओ जी और युन उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। जब वे उसे पीछे हटने के लिए कहते हैं तो यूं उनकी मदद से युद्ध समाप्त करने का संकल्प लेता है। उनकी मदद से वह और भी राक्षसों से लड़ता है और 30वें स्तर तक पहुंच जाता है। अंततः उसे गुरुत्वाकर्षण बल की प्रतिष्ठित कौशल पुस्तक प्राप्त होती है। अपना कवच पहनकर हमारा नायक गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण आकर्षण में बदल देता है, जिससे उसे तुरंत ही भटकते हुए स्वामी की ओर खींचने की क्षमता मिल जाती है। अपनी ट्रिक ब्लेड्स की आक्रमण शक्ति को बढ़ाकर वह गुरुत्वाकर्षण आकर्षण का उपयोग करके दूरी को कम करता है और स्वामी के सिर के क्रिस्टल को निशाना बनाता है। भटकता हुआ स्वामी एक और विनाशकारी क्षेत्रीय हमला करता है, लेकिन युन खुद को संभाल लेता है और क्रिस्टल को चकनाचूर कर देता है। क्रिस्टल के नष्ट होने के साथ भटकते हुए भगवान का अंत हो जाता है। हमारा लड़का 5000 अनुभव अर्जित करता है और भटकते हुए हत्यारे की उपाधि प्राप्त करता है। इनाम के तौर पर उसे 2 कौशल पुस्तकें, गोल्डन लाइट बैरियर और एंजल्स ब्लेसिंग भी मिलती हैं। हमारे नायक का प्रदर्शन सभी को स्तब्ध कर देता है, क्योंकि वह स्तर 33 तक पहुंच जाता है। इससे पहले कि यूना ड्रॉप आइटम्स के बारे में बता पाती, भटकते हुए भगवान का विशाल शरीर, ढहते हुए चारों ओर अराजकता का माहौल। इसी बीच हमारे लड़के को पास में एक खोखला पहाड़ दिखाई देता है। अंदर जाने पर उसे मनुष्यों और घुमंतू प्रजातियों दोनों के अवशेष मिलते हैं और उसे तुरंत एहसास होता है कि इस जगह ने कभी एक और भी शक्तिशाली घुमंतू राजा को जन्म दिया था। अप्रत्याशित रूप से उसकी नज़र चियाओएन के शरीर पर पड़ती है, जिसे बेन बेन के नाम से जाना जाता है। युन शाह पास आती है और कहती है कि यह दृश्य स्मारक कक्ष में स्थित वीर प्रतिमा के बिल्कुल विपरीत है। वह बताती है कि वे यहाँ जो देख रहे हैं वह दोनों राक्षसों के साथ अनगिनत युद्धों का परिणाम है। और लोग कैओस चुपचाप आता है और जोर देकर कहता है कि उसके परदादा कोई दुष्ट व्यक्ति नहीं थे। वह बताता है कि उसने चौवेन के जीवन पर वर्षों तक शोध किया, हालांकि उसने जो कुछ भी खोजा वह अस्पष्ट है। फिर भी उसने पाया कि उसके परदादा अक्सर अपने स्तर से परे काल कोठरियों में प्रवेश करते थे, जिनमें यह काल कोठरी भी शामिल है, जो घुमंतू सरदारों के लिए एक जाना-माना प्रजनन स्थल है। चौवोजी बताते हैं कि उस समय अधिकारियों के पास ऐसे खतरों से निपटने के लिए सैन्य शक्ति का अभाव था, इसलिए वे नियमित रूप से काल कोठरियों को साफ करने के लिए शक्तिशाली व्यक्तियों पर निर्भर थे। परदादा उन गिने चुने कुलीन लोगों में से एक थे। हालांकि उनके परिवार को लगता है कि वे बस सांत्वना ढूंढ रहे हैं, लेकिन शियाओई ने सच्चाई की तलाश कभी नहीं छोड़ी। यह सुनकर हमारा नायक उन्हें दिलासा देता है, यह जताते हुए कि वह उन पर विश्वास करता है। यूना को याद आता है कि बेन बेन बुराई से कोसों दूर था। वह हमेशा मजबूत बनने के लिए दृढ़ था, मदद मांगने या अपने मालिक से बहस करने से भी नहीं डरता था। अंततः बेन बेन राक्षसों की एक विशाल भीड़ से लड़ते हुए मारा गया। दृढ़ संकल्प से भरा हमारा नायक चुपचाप बेन बेन की खातिर डिंग परिवार से बदला लेने की कसम खाता है। इस बीच डिंग परिवार की संपत्ति पर डिंग शू रिपोर्ट करता है कि छात्र काल कोठरी से लौट रहे हैं और एक छिपे हुए स्तर 40 के बॉस को हराने के लिए युन की प्रशंसा कर रहे हैं। डिंग परिवार का तीसरा मुखिया तुरंत उठता है, अपने रक्षकों को इकट्ठा होने का आदेश देता है और उन्हें चियाओ परिवार के सदस्यों को लाने का आदेश देता है। युना चियाओ जी को कौशल पुस्तक गोल्डन लाइट बैरियर सौंपती है, यह समझाते हुए कि वह ढालधारियों के लिए डिजाइन किया गया कौशल नहीं सीख सकता। युन शाह के अनुसार हमारा लड़के में निश्चित रूप से शक्तिशाली क्षमताओं की कमी नहीं है। अपनी प्रभावशाली क्षमताओं के बावजूद वह स्वीकार करती है कि वह भी उसके साथ नहीं रह सकती। वह उसके गायब होने की क्रिया और मरे हुए प्राणियों को बुलाने की उसकी अनोखी क्षमता की ओर इशारा करती है, जिससे हमारे नायक को एहसास होता है कि उसके बुलाए गए मरे हुए प्राणी रूपांतरित आत्माएं हैं। इससे यह विचार उत्पन्न होता है कि दर्पण की दुनिया में उसकी आत्मा के अलावा और भी आत्माएं हो सकती हैं। उत्सुकतावश युना दर्पण की दुनिया में प्रवेश करती है, जो उसके आगमन से ताज़ा हो जाती है। वह बेन बेन की आत्मा को देखता है और आश्चर्यचकित हो जाता है। अगर इसके साथ बातचीत करना या इसका इस्तेमाल करना संभव हो तो असल दुनिया में वापस आकर
युन शा को याद आता है कि उसे एक जरूरी समारोह में शामिल होना है, इसलिए वह और उसकी सहायक वहां से चले जाते हैं। दर्पण की दुनिया में हमारा नायक बेन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अचानक बेन की आत्मा दहाड़ती है और युन के चारों ओर एक अंधेरी दीवार बना देती है। दीवार पर बेन के जीवन के दृश्य दिखाई देते हैं, जिसमें डिंग कुन अंततः उसे मार गिराता है। दीवार टूट जाती है और बेन की आत्मा हमला करती है। विशुद्ध रूप से युद्ध की प्रवृत्ति से प्रेरित बातचीत असंभव समझकर हमारा नायक दर्पण की दुनिया से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन पाता है कि वह इस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकता। कोई विकल्प न होने पर वह बेन की आत्मा का सीधा सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। इस बीच वास्तविक दुनिया में डिंग परिवार का तीसरा मुखिया डिंग शू और कई रक्षकों के साथ चियाओजी के पास पहुंचता है। डिंगडा युन का ठिकाना जानना चाहता है, जबकि चियाओजी शांत रहने की कोशिश करता है। घबराहट में पूछता है कि क्या वे प्रशिक्षण के लिए वहां हैं। डिंगडा अनसुना कर देता है। विक्षेपण यह प्रकट करते हुए कि वे जानते हैं कि चियाओजू और हमारा लड़का डिंग निवास में चुपके से घुस आए हैं। डिंग शू ने आगे कहा कि उसने उनकी आवाज़ें पहचान ली हैं और डिंगडे ने अशुभ रूप से बताया कि उसने शियाओजी के लिए एक उपहार तैयार किया है। डिंगू एक संकेत देता है, जिससे शियाओई की माँ, दादा और कई करीबी रिश्तेदारों सहित चियाओ परिवार के सदस्य आगे आते हैं। शियाओई के दादा तुरंत मांग करते हैं कि वह घुटने टेक कर डिंग परिवार से माफी मांगे, लेकिन शियाओई मना कर देता है और जोर देकर कहता है कि वह अपने परिवार के साथ कुत्तों जैसा व्यवहार नहीं होने देगा। डिंग परिवार की पीढ़ियों से सेवा करता आ रहा है। हालांकि उसके चाचा घुटनों के बल गिरकर कहते हैं कि ये कथित महापापी के वंशजों के लिए इतनी नीचता से सेवा करने का अवसर मिलना ही एक वरदान है। जियाओं की चाची उससे विनती करती हैं और उसे अपनी मां का ध्यान रखने की याद दिलाती हैं, जिन्होंने अपने पति के पागल होने के बाद से बहुत कष्ट सहे हैं। लेकिन जियाओ अपनी बात पर अड़ा रहता है और जोर देकर कहता है कि उन्हें उसके परदादा के शरीर को देखना चाहिए, जिन्होंने विपत्ति को टालने के लिए संघर्ष किया और राक्षसों से घिरे होने के बाद खुद को बलिदान कर दिया। वह अपने परिवार से उनके सामने मौजूद सबूतों पर विश्वास करने की विनती करता है। ये सबूत डिंग परिवार के दुष्प्रचार का खंडन करते हैं। चियाओ का मानना है कि एक बार सच्चाई सामने आ जाने के बाद उन्हें अब अपमान में नहीं जीना पड़ेगा। वह यहाँ तक कहता है कि डिंग परिवार के तर्क के अनुसार उसके दादा के परिवार, उसके चाचा ससुर और उसके दूसरे चाचा के परिवार को इस कथित अपराध के लिए मौत की सजा मिलनी चाहिए। डिंगा मजाकिया अंदाज में हंसता है और स्वीकार करता है कि चियाओजू की बात सच है। डिंग कुन सचमुच सत्ता में आया था। जियाओ इन पर घात लगाकर हमला करता है, लेकिन वह उपहास करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जियाओ इनको शाही गद्दार करार दिया गया था और किसी को परवाह नहीं कि जियाओई के पिता पागल हो गए या परिवार के अन्य सदस्य मर गए। वह चोवो को बताता है कि पूरा चियाओ परिवार इस तथ्य को पहले से ही जानता है और उन सभी को घुटने टेकने का आदेश देता है। अनिच्छा से चियाओ की मां घुटनों के बल बैठ जाती है, रोती है और अपने बेटे से हार मानने और गलती स्वीकार करने की विनती करती है। अपने पति के टूटने के बाद वह और अधिक पीड़ा सहन नहीं कर सकती, लेकिन जियाओई को उसके बचपन के शब्द याद आते हैं जो उसे उसकी बात न सुनने के लिए कहते हैं। दूसरे क्या कहते हैं? जैसे ही डिंगशू अपना धैर्य खो देता है और जियाओई को लात मारकर पराजित करने के लिए आगे बढ़ता है, जियाओई अचानक उसका पैर पकड़ लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है और कभी घुटने न टेकने का अपना संकल्प जताता है। जब डिंगशू गुस्से में अपना हथौड़ा उठाता है तो चियाओ अपनी ढाल से जवाब देता है और चिल्लाकर सबको सुनाता है कि चियाओ परिवार वीरों का वंशज है। चियाओ जी डिंगशू पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे डिंगे का ध्यान उसकी ओर जाता है और उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती है। इस बीच डिंगशू को यकीन नहीं हो रहा है कि उसका पुराना पंचिंग बैग अचानक कैसे इतना शक्तिशाली हो जाता है और झुंझलाहट में जियाओई पर झपट पड़ता है। इस बार चियाओ आसानी से हर हमले को रोक देता है और डिंगशू को एक जोरदार प्रहार से जमीन पर गिरा देता है। इस बीच दर्पण की दुनिया में यूं बेन के साथ एक भीषण युद्ध में फंस जाता है। उसे एहसास होता है कि वह बेन की पूरी शक्ति देख रहा है और उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा है। अगर बेन एक रक्षात्मक वर्ग न होता और उसमें आत्मजागरूकता की कमी होती तो हमारा लड़का सचमुच मुश्किल में पड़ जाता। सौभाग्य से बेन की सभी युद्ध तकनीकें मूल रूप से उसे सिखाई गई थी।
यूं ने खुद ही, इसलिए वह उनकी कमजोरियों से वाकिफ है। फिर भी हमारा नायक संघर्ष करता है, यह पाते हुए कि ट्रिपलेट का भी बेनबेन पर कोई खास असर नहीं है। स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब बेनबेन अपने सुनहरे प्रकाश अवरोधक को बुलाता है, एक ऐसा कदम जो हमारे नायक को वाकई चिंतित करता है। असली दुनिया में वापस आकर डिंग शू अपने पिघले हुए पहाड़ के अराजक हथौड़े से जवाबी हमला करता है। जो जी दृढ़ता से खड़ा रहता है, हमले को रोकता है और लगातार वार करता है, जिससे डिंग शू जमीन पर लड़खड़ा जाता है। जैसे जैसे डिंग शू पर लगातार वार होते हैं, तीसरा परिवार का मुखिया अपना पंजा हथियार बुलाता है और मामले को अपने हाथों में लेने के लिए तैयार हो जाता है। अप्रत्याशित रूप से वह चियाओजू को सुनहरे प्रकाश अवरोधक से सुरक्षित पाता है। अवरोधक के अंदर जो वो डिंग शू को पकड़े हुए है, अपना हमला जारी रखता है और डिंग परिवार को कायर कहता है। दर्पण की दुनिया में हमारा नायक सुनहरे प्रकाश अवरोधक पर बेतहाशा हमला कर रहा है। वह जानता है कि अवरोधक कम से कम 10 प्रहार झेल सकता है, बशर्ते उनमें से कोई भी प्रहार उसकी सहनशीलता के दोगुने से ज्यादा न हो। एक बार इसकी ऊर्जा समाप्त हो जाने पर कोई भी 10 प्रहार इसे तोड़ सकते हैं। वास्तविक दुनिया में तीसरा परिवार मुखिया अंततः अवरोध को नष्ट करने में सफल हो जाता है। जैसे ही धूल जमती है, चियाओ घोषणा करता है कि अगर उसके परदादा मौजूद होते तो डिंग परिवार दया की भीख मांग रहा होता। क्रोधित होकर डिंगा एक ऐसा कौशल इस्तेमाल करता है जिससे चियाओजी डिंग शू को छोड़ देता है, फिर ग्रेविटी स्मैश छोड़ता है जिससे जमीन फट जाती है और चियाओजी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। डिंगा आगे बढ़ता है, अपनी कुल्हाड़ी से चियाओजू के पैर काटने की तैयारी करता है। तभी चियाओजी की मां हस्तक्षेप करती है और अपने लिए विनती करती है। बेटे की जान बचाने और उसकी जगह घुटने टेक कर कोई भी सजा स्वीकार करने की पेशकश करता है। डिंगा चोवो को एक विकल्प देता है, लेकिन जल्द ही उसका धैर्य जवाब दे देता है और वह अपना गुस्सा शियाओई की मां पर उतार देता है, उसे नुकसान पहुंचाने पर आमादा। अचानक बेनबेन की मृत आत्मा सबके सामने प्रकट होती है, जिससे पूरा चियाओ परिवार और उनके बंदी स्तब्ध रह जाते हैं। दर्पण की दुनिया से देख रही यूना बताती है कि बेनबेन नरक से बदला लेने के लिए लौटा है। सबकी आंखों के सामने मृत अवस्था में बेनबेन खड़ा है। डिंग परिवार का तीसरा मुखिया तुरंत अपने आदमियों को उसे वश में करने का आदेश देता है। डिंग परिवार के रक्षक दौड़ पड़ते हैं, लेकिन बेनबेन एक साथ लौह कवच, ढाल कवच, संरक्षक आभा और समूह ढाल सक्रिय कर देता है। उनके संयुक्त हमले को आसानी से खदेड़ दिया जाता है और रक्षकों को जवाबी हमला झेलना पड़ता है। कैओस के दादा बेनबेन की ताकत देखकर अवाक रह जाते हैं, जबकि चियाओजी उसकी प्रशंसा करते हैं कि वह एक साथ इतने सारे विरोधियों के हमलों का सामना कैसे कर सकता है। युन की ओर मुड़कर डिंग ये घोषणा करता है कि वह जानता है कि बेनबेन केवल एक मरे हुए व्यक्ति का आह्वान है। हमारे नायक की मरे हुए सेना को पहले ही देख चुका है। अपने ही घर में वह बेनबेन का सिर्फ 33वें स्तर का होने का मजाक उड़ाता है, उसे कचरा कहता है और अपने नाविक आसंजन कौशल का इस्तेमाल करके लगातार हमलों की झड़ी लगा देता है। हालांकि बेनबेन हर चाल का जवाब देता है। निराश होकर डिंगे लाल आभा के साथ बेनबेन की सुरक्षा को भेदता है और समन गॉड क्रैश छोड़ता है, लेकिन बेनबेन अपने सुनहरे प्रकाश अवरोध से उसे रोक देता है। तीसरा सिर अवरोध की शक्ति को पहचानता है और अपने आदमियों को उसे तोड़ने का आदेश देता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वे सभी मरे हुए लोगों से लड़ने में व्यस्त हैं। काल क्रोधित होकर वह हमारे लड़के पर दबाव डालने का प्रयास करता है, लेकिन हमले का कोई असर नहीं होता। चौंक कर डिंगो रेंडिंग क्लॉ में बदल जाता है, लेकिन हमारा नायक गायब हो जाता है, लेकिन फिर ऊपर प्रकट होकर नीचे वार करता है, जिससे डिंगे बुरी तरह घायल हो जाता है। खून बहता और क्रोधित तीसरा सिर दहाड़ता है, लेकिन यून आसानी से बच निकलता है। बेनबेन अपनी तलवार उठाता है, जिससे हमारे नायक को कूदने और भी तेज हमला करने के लिए एक मंच मिल जाता है। एक ही बार में वह डिंगे का हाथ काट देता है। जब डिंगे अपने पुजारी को बुलाता है तो उसे पता चलता है कि उसके सभी आदमी मारे गए हैं, मरे हुए द्वारा समाप्त कर दिया गया। हमारा नायक उसका मजाक उड़ाता है, यह समझाते हुए कि एक महान कौशल बफ के साथ उसके मरे हुए जीव अब डिंगे के रक्षकों की क्षमता से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। बचने के लिए बेताब परिवार का तीसरा मुखिया भागने की कोशिश करता है, लेकिन बेनबेन की उठी हुई तलवारों से उसे रोक दिया जाता है।
युना शांति से बताती है कि यह तलवार ढाल पूर्ण संरचना है। एस क्लास से नीचे का कोई भी व्यक्ति इससे कभी नहीं बच पाया है। अंतिम प्रयास में डिंगे एक शून्य बम निकालता है जो उसके दादा से विरासत में मिला एक एस क्लास हथियार है और धमकी देता है, इसे विस्फोट कर दो। बेपरवाह हमारा नायक उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है। डिंगा हिचकिचाता है और युना जल्दी से उसका दूसरा हाथ काट देती है जिससे बम जमीन पर गिर जाता है। कोई विकल्प न होने पर युन उसे घुटने टेकने का आदेश देता है और डिंग निराश होकर उसकी बात मान लेता है। जियाओ यह दृश्य देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता, जबकि डिंग शू पृष्ठभूमि में चुपचाप रो रहा होता है। हमारा नायक डिंगे की पीठ पर चढ़ जाता है, अपनी तलवार उस आदमी की गर्दन पर तानता है और जानना चाहता है कि अब उसकी क्या कीमत है। युनो अपनी इन्वेंट्री देखता है और सैकड़ों स्वास्थ्य कार्ड पाता है, पोषण, जिनमें से प्रत्येक 10 सेकंड में 100 एचपी बहाल करने में सक्षम है। हालांकि हमारे नायक को जल्दी ही एहसास हो जाता है कि इन सभी पोषण का उपयोग भी बुरी तरह घायल बेनबेन को पूरी तरह से ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। चुपचाप वह निर्णय लेता है कि बेनबेन को मरना होगा और एक बार फिर पुनर्जीवित होना होगा, जिससे गला साफ करता है वह पहले से अधिक शक्तिशाली होकर लौट सके। बेनबेन को खत्म करने के बाद उसकी आत्मा दर्पण की दुनिया में प्रकट होती है और यूं से आसानी से एक उन्नत मरे हुए के रूप में भर्ती कर लेता है। वह देखता है कि दुर्जेय दुश्मनों को हराकर वह अपने रोस्टर का विस्तार जारी रख सकता है। एक शक्तिशाली मरे हुए व्यक्ति को ढूंढता है और भविष्य में इस्तेमाल के लिए डिंग शू को जीवित रखने का फैसला करता है। चियाओ के दादाजी हमारे नायक को विस्मय से देखते हैं। वे इस बात से हैरान हैं कि इतना छोटा व्यक्ति इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। उन्हें यकीन है कि यूं ही वह व्यक्ति होगा जिसने चियाओ को शक्तिशाली बनने में मदद की होगी। इस बीच चियाओजी के चाचा इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दशकों पहले उनके दादा को मारने वाला नायक अब और भी अधिक दुर्जेय होगा। हमारा लड़का मन ही मन सहमत होता है और खुद को याद दिलाता है कि उसे अंततः डिंगुन का सामना करने के लिए और भी अधिक शक्तिशाली बनना होगा। अचानक वह यूं को एहसास होता है कि उसके मरे हुए सैनिकों का स्तर बढ़ गया है। उन्हें युद्ध में भेजना सही कदम था। अब अपनी बढ़ी हुई ताकत और नए उपकरणों के साथ वे लगभग अजेय हैं। यह देखकर कि यह कालकोठरी अब पर्याप्त अनुभव प्रदान नहीं करती, यूं अपने मरे हुए सैनिकों को कालकोठरी के स्वामी को हराने का आदेश देता है। ऐसा करने से कालकोठरी गायब हो जाएगी, जिससे चोवो परिवार को बिना किसी की नजर पड़े भागने का मौका मिल जाएगा। जल्द ही उसके मरे हुए सैनिक कालकोठरी के स्वामी को सफलतापूर्वक हरा देते हैं और कालकोठरी गायब होने लगती है। चो परिवार की ओर मुड़कर हमारा लड़का उन्हें आश्वस्त करता है कि इसके बाद होने वाली अराजकता तीसरे सिर की मौत पर डिंग परिवार की प्रतिक्रिया में देरी करेगी। वह उन्हें तुरंत भागने की सलाह देता है और किसी भी पीछा करने वाले से निपटने का वादा करता है। हमारा नायक जानता है कि मिरर वर्ल्ड के तीसरे स्तर तक पहुंचने के लिए उसे और भी कालकोठरी सरदारों को हराना होगा। पिछले अपग्रेड ने उसे काफी मजबूत बना दिया है और उसे पूरा विश्वास है कि अगले स्तर तक पहुंचने पर वह डिंग कुन के बराबर या उससे भी ऊपर पहुंच जाएगा। बाद में एक अमीर आदमी की निजी कालकोठरी के प्रवेश द्वार पर एक गार्ड शेखी बघारता है कि कोई भी अतिक्रमण करने की हिम्मत नहीं करेगा, इस बात से अनजान कि युन पहले ही निकल चुका है। अंदर हमारा नायक देखता है कि इस प्रकार की कालकोठरियों की सुरक्षा कितनी कमजोर है और वह कई और कालकोठरियों को साफ करने लगता है। धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। जल्द ही एक रहस्यमय कालकोठरी विध्वंसक के बारे में अफवाहें फैलती हैं। जियाओई के दादाजी सोचते हैं कि क्या यह युन हो सकता है। उन्हें चिंता है कि लोग अंततः इन घटनाओं को उस कालकोठरी से जोड़ देंगे जिसमें वे पहले गए थे, जिससे डिंग परिवार हमारे नायक के पास वापस आ सकता है। उन्हें पता चलता है कि युन ने चाओ परिवार की मदद के लिए कालकोठरियों को साफ किया था। बच निकलना। अब डिंग परिवार की जागीर से दूर छिपे चाओ परिवार को आखिरकार राहत का एहसास होता है, जब तक कि डिंग परिवार का दूसरा मुखिया डिंग हाओ अपने बेजोड़ वंश कौशल से उनके ठिकाने की दीवार को चकनाचूर नहीं कर देता। वह उन्हें गद्दार कहता है और चेतावनी देता है कि यूं का पता चल गया है। इस बीच नायक कालकोठरी के बाहर हमारा लड़का, जो अब 42वें स्तर पर है और मिरर वर्ल्ड का स्तर 3 तक पहुंच गया है, तैयार खड़ा है और घोषणा कर रहा है कि वह डिंग कुन के लिए आया है।
नायक कालकोठरी के सामने खड़ा यूं सोचता है कि कैसे उसने जितने भी निजी कालकोठरियां साफ की वे सभी केवल 30 के स्तर के आसपास थीं, जो किसी भी वास्तविक चुनौती या विकास के लिए बहुत कमजोर थीं। इस तरह की मजबूत कालकोठरियां राज्य द्वारा नियंत्रित होती हैं, सेना द्वारा कड़ी सुरक्षा में होती हैं और 2 किमी के दायरे में किसी के लिए भी वर्जित हैं। आमतौर पर हमारा लड़का अपने मिरर वर्ल्ड कौशल पर निर्भर होता, लेकिन केवल 20 मीटर की सीमा के साथ यह इतनी कड़ी सुरक्षा को दरकिनार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके बजाय वह मदद के लिए यूनशा की ओर रुख करने का फैसला करता है। जब वह आती है तो यूनशा जानना चाहता है कि उसने अंदर जाने के लिए उसकी मदद क्यों मांगी है। कालकोठरी वह मानती है कि वह भी बिना पास के अंदर नहीं जा सकती। हमारा नायक उसे डिन परिवार की संपत्ति से चुराए गए कई अस्थायी पास देता है। वह बताती है कि हर पास के लिए किसी को निरीक्षण के दौरान धारक के साथ रहना पड़ता है और उस पर दबाव डालती है कि वह अंदर जाने के लिए इतना बेताब क्यों है। यूना बताती है कि तथाकथित गद्दारों की काल कोठरी में बेन का हश्र देखने के बाद उसे शक है कि विद्रोह के बारे में नायकों द्वारा फैलाई गई कहानी में कुछ गड़बड़ है। उसने मदद करने का फैसला किया है जो वो परिवार सच्चाई उजागर करता है। यूना तर्क देती है कि उसका चोवो परिवार से कोई संबंध नहीं है, इसलिए नायक के परिवार से टकराव का जोखिम उठाना बेमानी है। वह उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाती है और कहती है कि उसने बेन के बारे में कुछ भी जानने से पहले ही पास चुरा लिए थे। वह बताती है कि डीन ने बदला लेने के लिए एक समूह को गद्दार की काल कोठरी में ले गया था, लेकिन काल कोठरी के साथ गायब हो गया और उसे शक है कि हमारा नायक उन नायकों से रंजिश रखता है। उत्सुकता बढ़ती है। यूनशा पूछती है कि क्या हमारा लड़का गद्दार यून से संबंधित है, क्योंकि उनके नामों में समानता है। वह मजाक में कहता है कि उसका भी वही उपनाम है, जिस पर वह जवाब देती है कि उसने परेशानी से बचने के लिए अपना उपनाम बदल लिया है। वह उसे फिर से चिढ़ाता है, यह कहते हुए कि वह उसके असली उपनाम के बारे में अनुमान लगा रही है। नाराज होकर वह उसे सेना में शिकायत करने की धमकी देती है, लेकिन यून जानता है कि वह ऐसा नहीं करेगी। वह मानता है कि यूनशा सचमुच एक अच्छी इंसान है, एक निस्वार्थ व्यक्ति जिसने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। उसका विश्वास जीतने के लिए वह उसे डिंग परिवार से ली गई डायरी देता है, जिसमें नायक के अपराधों का पर्दाफाश होता है। वनरज यूनशा हैरान होकर सवाल करती है कि वह उस पर इतनी आसानी से भरोसा क्यों कर लेता है और उसे चेतावनी देती है कि उसे दूसरों पर इतना आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारा नायक जोर देकर कहता है कि भले ही उसके साथ पहले विश्वासघात हुआ हो, लेकिन यह उसे लोगों पर भरोसा करने से नहीं रोकेगा और उसे विश्वास दिलाता है कि वह कोई बुरी इंसान नहीं है। घबराई हुई यूनशा उसे कहती है कि वह उसका पीछा सिर्फ तब तक करे जब तक वह उसे धोखा न दे दे। नायक की कालकोठरी के प्रवेश द्वार पर एक पहरेदार यूनशा का स्वागत करता है और उसे बताता है कि नायक अंदर इंतजार कर रहे हैं। वह हैरान है कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया। डिंडी के साथ पहुंचती है और उसके बगल में खड़ी हुड वाली आकृति यून पर शक करती है। गॉड समझाता है कि सुरक्षा कड़ी है, खासकर जब से डिंग परिवार ने उनके अस्थायी पास चोरी होने की सूचना दी है, और उसके निधि गार्ड की जांच करने पर जोर देता है। जवाब में यूनशा यून का चेहरा पकड़ती है और गार्डों को चुनौती देते हुए पूछती है कि क्या वे उसकी भी जांच करना चाहेंगे, कहीं उसकी भी अदला बदली तो नहीं हुई है। गार्ड उसकी हैसियत से भयभीत होकर तुरंत पीछे हट जाते हैं और उन्हें जाने देते हैं। अंदर पहुंचते ही हमारी नायिका को यूनशा के बारे में पता चलता है। प्रभाव उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा है। वह स्पष्ट कर देती है कि वह आगे कोई दखल नहीं देगी और उसे इस बात की कोई परवाह नहीं कि वह आगे क्या करता है। कृतज्ञ होकर हमारा लड़का उसे धन्यवाद देता है और एक लबादा ओढ़े एक मरे हुए को बुलाता है और उसे अपनी सुरक्षा के लिए उसे साथ लेकर जाने का निर्देश देता है। यूनशा के जाने के बाद यूना दर्पण की दुनिया में प्रवेश करता है, तीसरे स्तर पर अनलॉक की गई अपनी नई क्षमता को परखने के लिए उत्सुक। यूना अपने तीसरे स्तर के दर्पण की दुनिया को सक्रिय करता है और कुशलता से वास्तविक दुनिया के राक्षसों की नकल करके उन्हें दर्पण के दायरे में तैनात करता है। इस क्षमता के साथ वह आसानी से जीवों की नकल कर सकता है और बिना किसी डर के दर्पण की दुनिया में उनकी खेती कर सकता है। इसके अलावा दर्पण की दुनिया छोड़ने के बाद भी हमारे नायक के मरे हुए जीव वही रहते हैं
और उसकी ओर से स्तरों को पार करते रहते हैं। नायक के तहखाने के अंदर डिंग परिवार एक शहर का निर्माण कर रहा है, जो एक आधार के रूप में काम करता है जहां से हमारा लड़का आगे की जांच करने की योजना बना रहा है। उसे डिंग परिवार की डायरी से पहले ही पता चल गया था कि डिंगुन वहां पाया जा सकता है। दुर्भाग्य से हमारे नायक को इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। आकृति बस इतना कि डिंगुन दशकों पहले एस रैंक पर पहुंच गया था और उसने अपनी शक्ति का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन नहीं किया है। युना का मानना है कि अधिक जानकारी इकट्ठा करने से उसे डिंगुन से निपटने का आत्मविश्वास मिलेगा। उसे याद आता है कि अपने पिछले जन्म में वह हर्ष रैंक को जानता था, फिर भी डिंगुन कहीं से प्रकट हो जाता था। अधिक जानकारी की आशा में वह बिन से सवाल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। यह महसूस करते हुए कि संचार अभी भी असंभव है, हमारे नायक को याद आता है कि जब दर्पण की दुनिया का स्तर ऊपर गया तो उसकी बुद्धिमत्ता, मरे हुए जीवों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसमें बेन में सबसे ज्यादा सुधार दिखाई दे रहा है। हालांकि यह पूर्ण संचार के लिए पर्याप्त नहीं है। वह केवल यही उम्मीद कर सकता है कि आगे के उन्नयन बेन को अधिक चेतना प्राप्त करने में मदद करेंगे। इस बीच कालकोठे शहर के महल में डिंग डैन अपने पिता पर चिल्लाता है और उन पर हमेशा तीसरे बेटे का पक्ष लेने का आरोप लगाता है। सुरक्षा ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार वह बेटा अभी भी लापता है। साम्राज्य का नायक डिंगकुन अपने कवच में बैठा है, लेकिन अपने बेटे के गुस्से से उठ खड़ा होता है और कहता है कि अपराधी एस रैंक तक पहुंच गया होगा और उसे तुरंत कार्रवाई करने की सलाह दे रहा है। अप्रत्याशित रूप से कुंभदैन पर अपना हाथ फोड़ देता है और उसका मजाक उड़ाता है कि वह अपने ही बेटे का भी ध्यान नहीं रख पा रहा है। वह उसे एस रैंक का कहकर ताना मारता है, जो एक भी वार नहीं झेल सकता, और घोषणा करता है कि उसने डैन को सिर्फ अपने पोते की देखभाल के लिए जिंदा रखा था। हालांकि अब डैन को अपनी गंदगी खुद साफ करनी होगी। कुन उसे यह भी चेतावनी देता है कि किसी खून के रिश्तेदार को खोने से उसकी जिंदगी के कई साल बर्बाद हो जाएंगे। महल के बाहर नायक का वंशज डिंग यान बैठा है, एक विशालकाय आदमी की पीठ पर बेल्ट से बंधा हुआ। यान मजे से इंसानों और भेड़ियों को खाने के लिए लड़ते हुए दिखता है। उसका सहायक नैन्स प्रकट होता है और बताता है कि यान के मालिक के पालतू जानवर ने कई दिनों से मांस नहीं खाया है। उस समय हमारा नायक उन्हें दूर से देखता है और पाता है कि यहाँ का डिंग परिवार बाहर वालों की तुलना में कहीं ज्यादा संयमित लग रहा है। जैसे ही वह खुद को प्रकट करने के बारे में सोचता है, बेन कुछ कहने की कोशिश करते हुए संघर्ष करने लगता है। युना को एहसास होता है कि इस अवस्था में भी बेन दूसरों की मदद करना चाहता है। उसे याद आता है कि आपदा क्षेत्र के लोगों में बेन और लेंचियन सबसे दयालु और मजबूत थे, इसीलिए उसने उन्हें अपने शिष्यों के रूप में स्वीकार किया था। हालांकि अब उसे पछतावा हो रहा है और वह मानता है कि बेन का ऐसा होना उसकी ही गलती है। कुछ मिनटों के बाद बेन नाम बुदबुदाने लगता है, जिससे हमारे बेटे को यकीन हो जाता है कि बेन को कुछ होश आ गया है। फिर बेन कहता है कि लियोन चान ही डिंगकुन है, जिससे युना की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो जाती हैं। इस बीच महल में डिंगकुन अपने बेटे के अपने कवच से खून पोंछते हुए वह हमारे नायक का नाम बुदबुदाता है। उसने इतने सालों बाद यह नाम सुनने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अब वह यह जानने के लिए उत्साहित और उत्सुक है कि उसके मालिक का रूप धारण करने वाला कौन है। यान अपने पालतू राक्षसों की बहुत परवाह करता है, लेकिन जैसे ही वह दूसरे पालतू जानवरों की देखभाल में व्यस्त हो जाता है, राक्षस भूख से मरने लगते हैं। एक उन्मत्त क्षण में यान आगे पड़े असहाय मनुष्यों की ओर बेतहाशा इशारा करता है और अपने राक्षसों को उन सभी को खा जाने का आदेश देता है। जैसे ही नरसंहार एक बच्चे के करीब पहुंचता है, यूं ठीक समय पर पहुंच जाता है और खतरे को तुरंत खत्म कर देता है। उसे अभी भी यह मानने में कठिनाई हो रही है कि डिंगुन असल में लियान है। इस बीच यान अपने हत्यारे के पीछे छिप जाता है, अचानक हुए इस बदलाव से सावधान। हालांकि हमारा लड़का यह जानकर क्रोधित होता है कि डिंगुन और उसका शिष्य एक ही व्यक्ति हैं। उसे वह अतीत याद आता है जब उसने अपने दोनों शिष्यों को समझाया था कि शूरवीरों का युग समाप्त हो गया है। फिर भी शूरवीरों के वंशज होने के नाते उसका इरादा कुछ सार्थक विरासत आगे बढ़ाने का था। अपने मार्गदर्शन में
उसने सुनिश्चित किया कि उसके शिष्य सामान्य पेशेवरों से भी अधिक शक्तिशाली बने। उसने उन्हें निर्देश दिया कि अगर वे उसके अधीन प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो उन्हें कुछ प्रमुख सिद्धांतों को याद रखना होगा। पहला था विनम्रता, यह याद दिलाने के लिए कि वे दूसरों से अलग नहीं हैं और उन्हें हमेशा विनम्र और सम्मानजनक बने रहना चाहिए। उसने उन्हें अनादर के लिए डांटा और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें कौशल पुस्तकें भी दी। वर्तमान में लौटते हुए हमारा नायक यान और नान को कड़ी टक्कर देता है, यहाँ तक कि हत्यारे के स्तर 30 के पौराणिक उपकरण भी तोड़ देता है। इसके बावजूद यान मजाक करना जारी रखता है, जिससे यून को दया दिखाते हुए दूसरा सबक याद आता है। उन्होंने कमजोरों के साथ दयालुता से पेश आने और हिंसा व अन्याय का प्रतिकार करने के लिए करुणा का प्रयोग करने पर जोर दिया। हमारे नायक ने एक बार दोनों छात्रों को दास नीलामी से बचाया था, यह मानते हुए कि जो लोग पीड़ित हैं वे दूसरों की लाचारी को समझेंगे। अब जब वह यान और नान के भ्रमों पर प्रहार करता है तो यान बेशर्मी से दावा करता है कि उसे और भी बहुत कुछ झेलना है, यहाँ तक कि ताना मारते हुए कि शायद हमारे लड़के का परिवार भी उनके पीछे है। जवाब में यून अपने सिस्टम के जरिए अपनी आक्रमण शक्ति बढ़ाता है और मिरर वर्ल्ड का इस्तेमाल करता है असली यान और नान का पता लगाने के लिए। उन्हें ढूंढने के बाद वह सीधे हमला करता है। उसे तीसरा सिद्धांत बहादुरी याद आता है। काल कोठरी की लड़ाई में न्याय के लिए खड़ा होना चाहिए। हमारे नायक की ताकत देखकर यान पीछे हटने का फैसला करता है और नान को अकेले उसका सामना करने के लिए छोड़ देता है। नान अपनी क्षमता का इस्तेमाल यून पर हमला करने के लिए करता है, लेकिन निर्णायक क्षण में उसे ढूंढ नहीं पाता। अचानक हमारा नायक पीछे से प्रकट होता है और हमला करता है, फिर एक विशेष कौशल का प्रदर्शन करता है। चौथा सबक याद आता है, बलिदान की भावना। इस बीच बिन यान को घसीट कर ले जाता है, उसे अपने गुरु। हालांकि यान चिल्लाता है कि वह नायक का पोता है, लेकिन जब वह अपने हत्यारे को हमारे नायक की कठपुतली में बदलते देखता है तो वह अवाक रह जाता है। इस क्षण हमारे लड़के को बाकी सबक याद आते हैं, ईमानदारी, न्याय, सम्मान और आत्मा। यान को हराने के बाद यूनाम महल की दीवार के ऊपर खड़ा होता है और अनगिनत इंसानों को बंदी बनाकर लटका हुआ देखता है। उसे एहसास होता है कि लेंचियन ने न केवल अपनी शिक्षाओं को त्याग दिया है बल्कि अपने स्वामी के विरुद्ध अपनी तलवार भी तान दी है। क्रोधित होकर हमारा नायक जानना चाहता है कि लेंचियन ने ऐसा क्यों किया, अपने वंशजों को ऐसे ही बुरे कामों में धकेला है। अचानक चेन उसके पीछे प्रकट होता है और एक जोरदार वार करता है, जिससे यून कई दीवारों के पार उड़ जाता है। हालांकि वह जल्दी से ठीक हो जाता है, अपने कौशल का उपयोग करके अपनी आक्रमण शक्ति को ठीक करता है और बढ़ाता है। जैसे ही चेन पास आता है, हमारा नायक अपने दर्पणों को वार करने के लिए भेजकर जवाबी हमला करता है, फिर उससे सीधे भिड़ जाता है, उसके विश्वासघात का स्पष्टीकरण मांगता है। यून के वार से चेन का कवच टूट जाता है और आखिरकार उसका चेहरा दिखाई देता है। हमारे लड़के का शरीर कांप उठता है जब उसे एहसास होता है कि उसका शिष्य असल में डिंकुन है। वह जानना चाहता है कि चेन ने अपने गुरु को क्यों धोखा दिया, लेकिन चेन बस इतना कहता है कि वह उसका पुराना नाम पहचानता है। जैसे ही चेन हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, वह जोर से पूछता है कि क्या यूनसे को उनके गुरु ने भेजा था। चेन के हमलों को बहरेपन से चकमा देने के बाद हमारा नायक पीछे से वार करता है और अपना सवाल दोहराता है। फिर भी चेन जोर देकर कहता है कि वह अपने गुरु द्वारा भेजा गया एक औजार है और वह जमीन पर पटककर उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है। यह देखने के लिए उत्सुक कि क्या कोई पहचान बची है, हमारा नायक बेनब को भेजता है। आरे केन बेन को जमीन पर पटक देता है, उसके जीवित बच जाने पर हैरान। लेकिन एक और जबरदस्त प्रहार के बाद उसे एहसास होता है कि बेन तो बस एक मरा हुआ प्राणी है। पुनरुत्थान में भी बुद्धि बहुत कम बचती है। उसी क्षण चियान के 3 बेटे अपने पिता का समर्थन करने के लिए हथियार लहराते हुए प्रकट होते हैं। जवाब में हमारा बेटा अपनी मरे हुए सैनिकों की सेना को बुलाता है, जिनमें डिंगे भी शामिल है। यह दृश्य देखकर चान की आंखों में कुछ देर के लिए आंसू आ जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे यून में उसकी रुचि बढ़ती है, वह जल्द ही रोमांच से भर जाता है। हमारे नायक को दूसरों को पुनर्जीवित करते देखकर चेन उससे मांग करता है कि वह साबित करो कि क्या वह सचमुच उसका मालिक है। अपनी एमपी और आक्रमण शक्ति बढ़ाते हुए यूं उन दिनों को याद करता है जब पिंजरे में बंद चैन
आज के चैन से बिल्कुल अलग, दूसरों की मदद करता था। अप्रत्याशित रूप से चैन दावा करता है कि वह जो कुछ भी बना है वह उसके मालिक की वजह से है। हमारा नायक उसे याद दिलाता है कि उसने उसे गुलामी से छुड़ाया था और एक शक्तिशाली पेशेवर बनने में उसकी मदद की थी। लेकिन चैन कृतज्ञता दिखाने के बजाय सवाल करता है कि उसे इतनी देर से क्यों बचाया गया, और एक शूरवीर का बेटा होने के बावजूद वह बेन की तरह आराम से क्यों नहीं रह सकता। वह चिल्लाता है, यह पूछते हुए कि बेन, जिसने कुछ नहीं किया, उसे इतनी कृपा क्यों मिली। शायद वह कड़वाहट से कहता है, क्योंकि बेन तो पैदा से ही साफ सुथरा था। किशोर बुदबुदाता है, सवाल करता है कि उसके मालिक ने उसे बेरहम क्यों बनाया, और सोचता है कि क्या उसके डरपोक स्वभाव ने उसे यह भूमिका निभाने के लिए मजबूर किया। हमारा नायक दृढ़ता से इनकार करता है कि उसके पास कभी कोई पसंदीदा था। चेन को याद दिलाता है कि उसने हमेशा ऐसा व्यवहार किया जैसे वह और बहादुर बनना चाहता था। यह चेन की नाराजगी को और बढ़ाता है, क्योंकि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसके मालिक बेन जैसे लोगों को पसंद करते हैं। वह कबूल करता है कि उसने बहादुर बनने की कोशिश की, लेकिन कभी भी पक्षपात महसूस नहीं किया, हमेशा यह मानते हुए कि उनके स्वामी ने उनके मूल को तुच्छ समझा, यह स्वीकार करते हुए कि वह शूरवीरों के गुणों के अनुसार नहीं जी सकते। च्यान का दावा है कि पद और शक्ति ही किसी के साथ व्यवहार निर्धारित करते हैं। दूसरों को बचाना उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता, और वह दावा करता है कि इसमें कोई विश्वासघात नहीं है। उसके स्वामी ने बेन को चुना और उसने एक अलग रास्ता चुना। वह बताता है कि लुई ने उसे एक उच्च पद दिया था जो उसके वंशजों के जीवन और बेन के जीवन के बीच के तीव्र अंतर को उजागर करता है। एक उपहासपूर्ण हंसी के साथ वह अपने स्वामी और दोनों की वर्तमान स्थिति की ओर इशारा करता है। गुस्से में हमारा लड़का अपने शीशों से हर तरफ से वार करता है। जैसे ही चेन का कवच पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, यूं ठंडे स्वर में कहता है कि वह बेन के पैर के अंगूठे के भी लायक नहीं है। चियान का कवच पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है, फिर भी वह हंसी से लोटपोट हो जाता है। अचानक वह अपनी आक्रमण शक्ति 300% और गति 200% बढ़ा देता है। जैसे ही वह यूं की ओर झपटा, उसने उसे पाखंडी कहकर उसका मजाक उड़ाया, जिससे भगदड़ शुरू हो गई। बेसेकर के विशिष्ट कौशल के कारण चेन की गति का अनुसरण करना लगभग असंभव हो जाता है, जिससे हमारे लड़के को उस पर निर्भर रहना पड़ता है। छिपने और चकमा देने के लिए दर्पण की दुनिया में चेन के हमले के बाद हमारा नायक फिर से प्रकट होता है, जिससे चेन को एहसास होता है कि वह यात्रा करने और हमलों से बचने के लिए दर्पणों का उपयोग कर रहा है। जवाब में चिन अपने बेरसरकर के विशिष्ट कौशल ब्रेडस्टॉर्म का प्रयोग करता है, जिसका उद्देश्य सभी दर्पणों को चकनाचूर करना और हमारे लड़के के भागने के रास्ते बंद करना है। जैसे ही ब्रेडस्टॉर्म बढ़ता है, हमारे नायक का एचपी तेजी से गिरता है। फिर चिन बेरसरकर के शरीर को सक्रिय करता है और उपहास करता है कि उसका स्वामी केवल तभी सद्गुणों की बात करता है जब ऐसा करना सुरक्षित हो। जैसे ही वह हमला करने की तैयारी करता है, वह हमारे नायक का मजाक उड़ाता है कि वह आराम से रहने के बावजूद करुणा का उपदेश दे रहा है। ब्लड रेज एक्सप्लोजन ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए चेन यूज को मलबे में जोर से पटक देता है, जिससे उसका एचपी गिर जाता है। शियन हंसता है और बताता है कि बिना शीशों के हमारा लड़का अब और नहीं दौड़ सकता। इस झटके के बावजूद युन बुनियादी उपचार का इस्तेमाल करके ठीक हो जाता है और अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और चियन पर एक और हमला करता है, जिसका चियन आसानी से जवाब देता है। केन अपने मालिक पर ताना मारता है कि वह नाजुक हो गया है और अपनी ब्लेड को नीचे दबाना शुरू कर देता है। जब हमारा नायक दूसरे ब्लेड से हमला करता है तो चेन रुक जाता है। वह इसे नंगे हाथों से मारता है, यह दावा करते हुए कि विश्वासघात ही एकमात्र तरीका है जिससे कोई सच्चा विकास कर सकता है। संघर्ष करते हुए हमारा नायक अपनी पहली तलवार छुड़ाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे अपने पूर्व शिष्य से लड़ना मुश्किल लगता है। उत्सुकतावश चेन पूछता है कि क्या वह कोई से ईर्ष्या करता है जो सर्वोच्च राजा बन गया है, जबकि वह खुद गद्दार बन गया है। एक अंतिम ताना मारते हुए चेन युन को जबरदस्त ताकत से मलबे में फेंक देता है, जिससे हमारे लड़के का एचपी केवल 42 रह जाता है। अपने गुरु को अपनी तलवार से खत्म करने के विचार से चेन का उत्साह और बढ़ जाता है। वह एक विकृत दया प्रदान करता है,
युंग को घुटने टेकने और उसका पालतू बनने का सुझाव देता है और पुनरुत्थान का रहस्य पूछता है। चेन को आश्चर्य होता है। हमारा नायक उठता है, अपने ब्लेड पकड़ता है और स्वीकार करता है कि उसे चियन को गुलाम पिंजरे से कभी नहीं बचाना चाहिए था। उस क्षण वह स्तर बढ़ाता है, अपनी स्थिति पूरी तरह से बहाल करता है और चेन को अचेत कर देता है। इस बीच मरे हुए लोगों की सेना दर्पण की दुनिया में राक्षसों की खेती जारी रखती है, जिससे हमारे नायक का अनुभव लगातार बढ़ता जा रहा है। रिवर्स एक्सेलरेशन रेडियंस को सक्रिय करके वह अपनी इकाइयों की गति को 30% तक बढ़ा देता है, फिर उसके आंकड़ों को और भी बढ़ाने के लिए रिवर्स इवल पोजीशन को सक्षम करता है। प्रत्येक कालकोठरी से प्राप्त प्रत्येक जपवर्ग कौशल का उपयोग करते हुए यूं घोषणा करता है कि चेन जैसे किसी व्यक्ति से निपटने के लिए उसे पुण्य की आवश्यकता नहीं है। वह इस गड़बड़ी को साफ करने के लिए दृढ़ है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। वह हर दिशा से हमले करता है, लेकिन चेन केवल हंसता है, यह टिप्पणी करते हुए कि उसका स्वामी बिना किसी उद्देश्य के 2 तलवारें बेतहाशा घुमा रहा है। जैसे ही वह हमारे नायक पर हमला करता है, यूं गायब हो जाता है, केवल अपने छात्र के पीछे फिर से प्रकट होने के लिए। और एक वार करो। चियान स्तब्ध रह जाता है। उसे याद आता है कि उसने सारे शीशे तोड़ दिए थे, लेकिन फिर जमीन पर खून देखता है और उसे बहुत देर से एहसास होता है कि किसी भी परावर्तक सतह का इस्तेमाल यात्रा के लिए किया जा सकता है। चेन तुरंत रक्त ऊर्जा संग्रहण शुरू करता है, यह मानते हुए कि अब कोई परावर्तक सतह नहीं बची है। युन बच नहीं पाएगा। अचानक बेन उसे पीछे से छुरा घोंप देता है और मौके का फायदा उठाकर हमारा लड़का हर एक मरे हुए जीव को बुला लेता है। अब चेन खुद को पूरी तरह से घिरा हुआ पाता है और बचने का कोई रास्ता नहीं बचता।